मेरे पिता का आखिरी मैसेज उनके मरने से पहले। शायन, एक अंडरकवर कॉप के रूप में मेरी पहचान खुल चुकी है। अपराधी बदला लेने के लिए पक्का हमारे घर आएंगे। तुम्हें अपनी मां को लेकर तुरंत विदेश जाना होगा। याद रखना, मेरे पुलिस आईडी नंबर को कभी भी दोबारा एक्टिवेट मत करना। मैं बहुत दर्द में था, लेकिन मैंने अपने पिता की चेतावनी नहीं मानी। लिन काई को इस बदले की आग में फंसने से बचाने के लिए मैंने स्कूल में सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स के सामने उससे बहुत ही कड़ाई से ब्रेकअप कर लिया। उसकी आंखें लाल थीं और वो जमीन पर घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मांग रही थी कि मैं रुक जाऊं, उसे छोड़कर न जाऊं और किसी और से प्यार न करूं। लेकिन मैं इतना पत्थर दिल बन गया कि मैंने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं और एक अमीर लड़की का हाथ थामकर वहां से चला गया। प्यार जितना गहरा होता है, नफरत भी उतनी ही डार्क होती है। उस दिन के बाद से लिन काई मुझसे नफरत करने लगी। उसने 4 साल तक बेइज्जती सही और आखिरकार बिजनेस वर्ल्ड के टॉप पर पहुंच गई और नंबर 1 फीमेल बिलियनेयर बन गई। फेमस होने के बाद उसने सबसे पहला काम अपनी पावर का इस्तेमाल करके मुझसे जबरदस्ती शादी रजिस्टर करवाने का किया। फिर वो मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए एक के बाद एक मर्दों को घर लाने लगी। हमारे सर्कल में हर कोई मेरा मजाक उड़ाता था कि मैं एक बिका हुआ आदमी हूं, लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि उस साल उससे ब्रेकअप करने की वजह ये नहीं थी कि मैं उससे प्यार नहीं करता था, और न ही इसलिए कि मैं कोई गोल्ड डिगर था जिसने अमीरी के लिए गरीबी को छोड़ दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। जिस दिन वो 99वें आदमी को घर लाईं, मुझे अचानक एहसास हुआ कि उस आदमी की आवाज मेरे भाई सियांग से बहुत मिलती जुलती थी। थोड़ी देर बाद लिन काई तौलिया लपेटकर कमरे से बाहर निकली। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। उसने कहा, तुम सही वक्त पर वापस आए हो। फैमिली प्लानिंग का सामान खत्म हो गया है, जाओ बाहर से कुछ बॉक्स ले आओ। ये बोलने के बाद उसने दराज से कैश निकाला और मेरे चेहरे पर फेंक दिया। बाकी पैसे तुम्हारी टिप है। तुम्हें पैसों से बहुत प्यार है ना? पैसों की चोट से मेरा चेहरा जलने लगा। मैंने जमीन से पैसे नहीं उठाए बल्कि लाल आंखों से उसे देखने लगा। इन सालों में तुम कितने मर्दों के साथ सोई हो? तुमने सियांग को भी क्यों नहीं छोड़ा? वो अच्छी तरह जानती थी कि सियांग मेरा बेस्ट फ्रेंड था। लिन काई की आंखों में एक ठंडी चमक आई और वो हंसते हुए बोली, क्या तुमने तब मुझे छोड़ा था? मेरा दिल अचानक से बैठ गया। पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। काई और मैं जवानी में एक दूसरे के प्यार में पागल थे और स्कूल के फेमस कपल थे। हमने वादा किया था कि लीगल उम्र होते ही हम शादी कर लेंगे, लेकिन जब हमारा प्यार चरम पर था तभी मैंने अचानक ब्रेकअप कर लिया और एक अमीर लड़की के साथ विदेश चला गया। जिस दिन हमारा ब्रेकअप हुआ, वो रोते हुए काफी दूर तक मेरे पीछे आई। इतनी प्राउड लड़की होने के बावजूद उसने बार बार मुझसे ब्रेकअप न करने की भीख मांगी, लेकिन मैं इतना ठंडा हो चुका था कि मैं उससे एक शब्द भी बात नहीं करना चाहता था। मैंने उसे कार एक्सीडेंट होते हुए देखा जब वो मेरा पीछा कर रही थी, फिर भी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो एक्सीडेंट बहुत सीरियस था, उसकी किडनी फट गई थी। बचने के लिए उसे ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। खून से लथपथ वो ऑपरेशन टेबल पर पड़ी थी और फिर भी उठकर मुझे कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हर कॉल मैंने काट दी। उस दिन के बाद से लिन काई को मुझसे नफरत हो गई। उसने 4 साल मेहनत की और बिजनेस वर्ल्ड की टॉप बिलियनियर बन गई। फेमस होते ही उसने अपनी पावर से मुझसे जबरदस्ती शादी की ताकि वो मुझे तड़पा सके। वो अलग अलग मर्दों को घर लाकर मुझे नीचा दिखाने लगी, लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि उस साल मैंने उससे ब्रेकअप क्यों किया था। मेरे पिता एक अंडरकवर कॉप थे जिनका मिशन उस साल फेल हो गया था। ड्रग लॉर्ड को उनकी पहचान पता चल गई थी। मेरे पिता को मारने के बाद उस क्रिमिनल गैंग ने मेरे परिवार से बदला लेना शुरू कर दिया। खबर मिलते ही मेरा पूरा परिवार भागने लगा और लिन काई को मुसीबत में न डालने के लिए मुझे उससे ब्रेकअप करना पड़ा। रास्ते में मुझे पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर हॉस्पिटल जाकर उसे अपनी किडनी डोनेट की। मैं उसके होश में आने का इंतजार भी नहीं कर सका क्योंकि मुझे घर पहुंचना था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि घर के चारों बड़ों के साथ मेरी माँ और बहन को भी उन ड्रग तस्करों ने बेरहमी से मार दिया था। सिर्फ मैं ही था जो मौत के मुंह से बच निकला। अपने परिवार की दर्दनाक मौत के बारे में सोचकर मेरी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। मेरी आंखों में आंसू देखकर लिन काई ठंडे अंदाज में बोली, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। क्या हुआ? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उस वक्त तुम्हारी अपनी कोई मजबूरी थी? होश में आते ही मैंने सख्ती से अपना सिर हिला दिया। कोई मजबूरी नहीं थी, तुम गलत नहीं थी। मैं बस एक गोल्ड डिगर हूं जिसने पैसों के लिए प्यार को छोड़ दिया। मैं बस इतना ही मतलबी हूं। मैं उसे तब सच नहीं बता सका था और अब भी नहीं बता सकता। मैं अपने पूरे परिवार की मौत का बदला और खून का बोझ लेकर जी रहा हूं। इस जिंदगी में मेरा उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है। ये साल मेरे लिए बस उधार का वक्त है। अब मैंने अपने पिता का पुलिस आईडी नंबर अपनाने का फैसला कर लिया है, जो एक मौत और जिंदगी का मिशन है। शायद मैं जल्द ही अपने परिवार से मिल पाऊंगा। मुझे इस हाल में देखकर लिन काई का गुस्सा और बढ़ गया। उसने नफरत से कहा, अगर ऐसा है तो बाहर जाओ
और वो सामान लेकर आओ। मैंने कुछ नहीं कहा, जमीन से पैसे उठाए और बाहर चला गया। सामान खरीदने के बाद मैंने उसे दरवाजे पर रख दिया और अपने कमरे में जाकर कुंडी लगा ली। उस रात अगले कमरे से आने वाली आवाजें रुक ही नहीं रही थीं, जैसे वो मुझसे जानबूझकर बदला ले रही हो। लिन काई सियांग से बहुत प्यार भरी बातें कर रही थी, और वो प्यार के शब्द वही थे जो उसने कभी मुझे गले लगाकर कहे थे। उन दिनों हमारे हालात ठीक नहीं थे। हम 20 स्क्वायर मीटर से भी छोटे किराए के घर में रहते थे, लेकिन हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैंने हजारों बार सोचा था कि मैं लिन काई के साथ बूढ़ा होऊंगा, हमारे बच्चे होंगे और हम खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन वो यादें अब कांच के टुकड़ों की तरह हैं जो कभी वापस नहीं आएंगी। मैं पूरी रात रोया। जब सुबह उठा तो मेरा तकिया गीला था। मैंने खुद से कहा, शायन ये आखिरी बार है जब तुम उसके लिए रो रहे हो। जब मैं नीचे गया तो वो दोनों जाग चुके थे। जो मर्द वो पहले घर लाती थी वो कभी रात को नहीं रुकते थे। सियांग पहला था जिसने यहां ब्रेकफास्ट किया। घर की मेड्स बहुत बिजी थीं। मुझे आज ही पता चला कि आज सियांग का बर्थडे है। लिन काई उसके लिए घर पर एक शानदार बर्थडे पार्टी देना चाहती थी। जब पार्टी शुरू हुई हमारे सर्कल के बहुत से दोस्त आए। उन्होंने सियांग का ऐसे स्वागत किया जैसे वो इस घर का मालिक हो। लिन काई ने भी उसे पूरा सम्मान दिया, उसका हाथ पकड़कर सबके साथ टोस्ट किया। जब उसने कैंडल बुझाकर विश मांगी तो उसने उस पर करोड़ों की डायमंड वॉच लुटा दी। जैसे जैसे उनके बीच फीलिंग्स बढ़ने लगी, उन दोनों ने सबके सामने एक दूसरे को पैशनेटली किस किया। नीचे खड़े लोगों ने जोरदार तालियां बजानी शुरू कर दी। वहां मौजूद हर किसी की आंखों में मेरे लिए साफ साफ दया दिख रही थी। इस हद तक मजबूर पति होना वाकई बहुत पैथेटिक है। हमारे पूरे सर्कल में भला कौन नहीं जानता कि वो और मैं अब मजाक बन चुके हैं। अगर मैं इसकी जगह होता तो कहीं छिपने की जगह ढूंढ लेता। फिर भी वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही न हो, उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन ही नहीं है। मैंने कड़वाहट भरी एक मुस्कान दी। मैंने पहले ही इतना दर्द सहा है कि अब ये सब मेरे लिए क्या मायने रखता है। पार्टी के बीच में एक सुनसान जगह पर सियांग ने मुझे ढूंढ लिया। पूरा दिन बीत गया। क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि क्यों? मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया। अब कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। सियांग मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो उस साल क्या हुआ था ये उसे भी पता था। इन सभी सालों में उसने चुपचाप मुझे मौत से बदतर जिंदगी जीते हुए देखा है। कितनी ही बार उसने मेरी लाल आंखें देखी थीं जब मैं लिन काई की भेजी हुई बेड फोटोज देखकर आंसू बहाता था। उसे भी बहुत दुख होता था और वो खुद को लिन काई को कॉल करके सारा सच बताने से रोक नहीं पाता था। वो मैं ही था जिसने उसे रोका, ये कहकर कि चाहे हम कुछ भी कर लें हम दोनों का अंजाम नहीं बदलेगा। अब सियांग ने मुझे अपनी लाल आंखों से देखा। उसकी आंखों में बहुत सारे इमोशंस थे जिन्हें समझना नामुमकिन था। शायद तुम्हें पता है मुझे तुम्हारा ये लुक सबसे ज्यादा नापसंद है, जैसे तुम्हें किसी चीज की परवाह ही नहीं है। तुम कुछ नहीं जानते। बेशक तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैंने उसे कई सालों से सीक्रेटली पसंद किया है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ तुम हो। मैं जानता हूं कि इन सालों में तुमने उसके लिए मौत से बदतर जिंदगी जी है, पर क्या तुम जानते हो तुम्हारे जाने के बाद उसने कैसे दिन काटे? तुम्हारी वजह से वो हर रोज शराब में डूबी रहती थी, इतना पीती थी कि उसे खून की उल्टियां होती थीं। वो उस पुराने किराए के घर में पूरी पूरी रात अकेली रहती थी जहां तुम दोनों साथ रहते थे। जो फोटो तुम पीछे छोड़ गए थे वो आज भी उसके वॉलेट में रहती है। एक बार जब उसे लूटा गया तो उसने चाकू के कई बार सहना मंजूर किया, लेकिन वो वॉलेट बचाए रखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी दी हुई आखिरी निशानी खोना नहीं चाहती थी। फेमस होने के बाद वो तुम्हें घर ले आई, इतने सारे मर्दों को घर लाई। ये सब उसने सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम उसके सामने झुक जाओ। अगर तुम बस एक बार कह देते कि तुम आज भी उससे प्यार करते हो तो वो सब कुछ भुलाकर पहले की तरह तुम्हारे साथ रहने को तैयार हो जाती। शायद वो इतनी प्राउड इंसान है, फिर भी तुम्हारे लिए वो इतनी मजबूर हो गई। वो तुमसे नफरत करती है लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्यार करती है। यहां आकर वो एक पल के लिए रुका। तुम्हें पता है, मुझे भी तुमसे नफरत है। मुझे नफरत है कि तुमने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया, फिर भी वो तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। सच तो ये है कि काई को कभी मेरी जरूरत नहीं थी। इन सालों में वो जो भी मर्द घर लाई वो सब तुम्हारी तरह दिखते थे, लेकिन मैं और तुम बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते। फिर भी मैं उसके साथ सबसे लंबे समय तक रहूंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने उससे झूठ बोला था कि उस साल मैंने ही उसे किडनी डोनेट की थी। मैं बस खामोशी से सुनता रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। मुझे अभी भी चुप देखकर सियांग की सांसें धीरे धीरे तेज होने लगीं। काफी देर बाद वो बोला, शायन तुमने इस साल भी मुझे कोई बर्थडे प्रेजेंट नहीं दिया, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम काई को मुझे सौंप दो। ये सुनकर मैं काफी देर तक खामोश रहा। जैसे ही सियांग को लगा कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं बोला, ठीक है। सियांग मुस्कुराया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। अगर तुम उसे छोड़ रहे हो तो उसे पूरी तरह छोड़ दो, ताकि उसके दिल में तुम्हारा कोई नामो निशान न रहे। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसने सीढ़ियों की रेलिंग छोड़ दी, अपनी आंखें बंद की और सीधे पीछे की तरफ गिर गया।
उस तेज आवाज ने सबको चौंका दिया। लिन काई ने जब सियांग को जमीन पर पड़ा देखा तो उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। शायन, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? उसने सियांग को उठाया और तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। पार्टी एक बुरे मोड़ पर खत्म हुई। बॉडीगार्ड्स मुझे भी हॉस्पिटल ले गए। मैंने सुना कि सियांग की बहुत ब्लीडिंग हुई थी और इत्तेफाक से मेरा ब्लड ग्रुप सियांग से मैच कर गया। तो लिन काई ने बिना सोचे समझे मुझे ब्लड डोनेट करने का ऑर्डर दे दिया। ब्लड डोनेट करने के लिए एक सिंपल हेल्थ चेकअप की जरूरत होती है। पुरानी सर्जरी और बीमारियों का पता चल ही जाएगा। मैं नहीं चाहता था कि लिन काई को इस वक्त पता चले कि मैंने ही उसे किडनी डोनेट की थी। ये सोचकर मेरे चेहरे के भाव तुरंत कड़े हो गए। मैं डोनेट नहीं करूंगा। उसका ब्लड ग्रुप इतना भी रेयर नहीं है। डोनेट करने के लिए मैं ही क्यों? लिन काई ने अपनी पॉकेट से कैश की एक मोटी गड्डी निकाली और जोर से मेरे चेहरे पर दे मारी। क्या तुम्हें पैसों से प्यार नहीं है? तुम्हें कितने पैसे चाहिए? वो तुम्हें उतने पैसे देगा। क्या अब तुम डोनेट करने को तैयार हो? मैंने सुन्न चेहरे के साथ देखा कि मेरे सामने खड़ा इंसान एक के बाद एक कैश की गड्डियां मेरे चेहरे पर फेंक रहा है। मेरा दिल ऐसे महसूस कर रहा था जैसे किसी ने चाकू से गहरा घाव किया हो। जब उसने बिना थके 6-7 गड्डियां फेंक दी तो मैं आखिरकार नीचे झुका और बिखरे हुए नोटों को एक एक करके उठाने लगा और एक नकली मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। क्या ये अच्छा नहीं होता कि तुम ये पैसे पहले ही दे देती? कितना टाइम वेस्ट हुआ। बोलने के बाद मैं सीधा ब्लड डोनेशन रूम में चला गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने हाथ में मौजूद रिपोर्ट को देखा और अपना सिर हिलाया। इन सज्जन की पहले सर्जरी हो चुकी है। इनकी एक किडनी नहीं है। इनकी हैवी ब्लीडिंग की हिस्ट्री भी रही है। इन्हें ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। लिन काई की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। किडनी गायब होने से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे बोलने का इंतजार किए बिना लिन काई फिर से ठंडे अंदाज में बोली, अब क्या? मेरे पैसों के लिए? क्या तुम वाकई अब कोई कहानी बनाने वाले हो कि तुम वही थे जिसने तब मुझे किडनी डोनेट की थी? मेरा दिल बैठने लगा। मैंने जबरदस्ती एक मुस्कान लाई और सिर हिलाया। सही कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी चालाकी इतनी जल्दी पकड़ लोगी। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने डॉक्टर का कॉलर पकड़ा और दांत पीसते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। वो तुम्हें डबल देगा। सियांग को जितने खून की जरूरत है उतना ही इसके शरीर से निकाल लो। बड़ी सुई मेरी नस में चुभी जिससे मेरा शरीर अपने आप कांप उठा। धीरे धीरे खून निकलने लगा और मेरा शरीर ठंडा पड़ता गया। मेरी आंखों के सामने की दुनिया धुंधली होने लगी। मुझे नहीं पता कितनी शीशियां खून निकाला गया जब तक कि मैं हार नहीं मान गया और बेहोश हो गया। जब मैं जागा तो बाहर अंधेरा हो चुका था। मेरे बेड के पास मेरा फेवरेट स्टिकी राइस केक रखा था। पहले जब भी मेरी तबीयत खराब होती थी, लिन काई चाहे कहीं भी हो, आंधी तूफान की परवाह किए बिना मेरे लिए ये खरीद कर लाती थी। वो कहती थी कि अभी वो गरीब है और सिर्फ यही चीजें खरीद सकती है, लेकिन फ्यूचर में वो मुझे बेस्ट चीजें देगी। ये सोचकर कि वो कैसे मुझे थामकर प्यार से तसल्ली देती थी, मेरा दिल बुरी तरह बैठने लगा। बहुत दर्द हो रहा था। दम घुटने के उस मोड़ पर मैंने टेबल से वो स्टिकी राइस केक उठाया और मैकेनिकली उसे अपने मुंह में डालकर एक एक टुकड़ा निगलने लगा। जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि अगले कमरे में सियांग बेड पर लेटा लिन काई के साथ क्यूट हरकतें कर रहा था। काई, ये बहुत गर्म है। लिन काई ने उसे ठंडा करने के लिए धीरे से फूंक मारी, फिर उसके मुंह के पास ले गई। उसने एक बाइट ली और बोला, ज्यादा मीठा नहीं है। लिन काई बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं हुई, बस मुस्कुराई और अपने बैग से एक कैंडी निकाली, उसे अनरैप किया और उसके मुंह में डाल दी। उसने आंखें झपकाईं और कहा, अभी भी मीठा नहीं है। इस बार लिन काई ने हाथ में पकड़ा बाउल नीचे रखा और सीधे उसके गालों को थामकर उसे धीरे से किस किया। एक पल बाद दोनों अलग हुए। सियांग ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी आवाज में बहुत प्यार था। काई, अब शाइन से प्यार मत करो, मुझसे प्यार करो, ठीक है? लिन काई की नजर ठीक उसी वक्त दरवाजे की तरफ गई और मेरी आंखों से मिल गई। हवा में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें ठंडी थीं। मैं अब उससे प्यार नहीं करती। मैं उससे फिर कभी प्यार नहीं करूंगी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपने होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान लाई और मुड़कर चला गया। हॉस्पिटल के उन दिनों में लिन काई ने सियांग पर इतना प्यार लुटाया कि हॉस्पिटल में हर कोई इस बारे में जान गया था। मैं अपने हॉस्पिटल रूम में अकेला था। मुझसे मिलने वाला कोई नहीं था। इंटर्न नर्स को लगा कि मैं सिंगल हूं और एक दिन उसने हिम्मत करके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगा। इत्तेफाक से लिन काई ने ये सब देख लिया। उसने हम दोनों की तरफ रूखेपन से देखा। बिना एक शब्द बोले उसकी आंखों की चमक डरावनी हद तक ठंडी थी। रात में मैंने वो आतिशबाजी देखी जो उसने सियांग के लिए तैयार की थी। उस शानदार फायरवर्क्स ने पूरे रात के आसमान को रोशन कर दिया। हॉस्पिटल में हर कोई उसे देखने के लिए बाहर दौड़ पड़ा। मैं उन पटाखों के नीचे खड़ा था, उस खूबसूरती को देख रहा था जो मेरे लिए नहीं खिली थी। पटाखे पल भर के होते हैं, बिल्कुल मेरी खुशी की तरह। वो इंटर्न नर्स जिसे मेरा चेकअप करने आना था, डिस्चार्ज होने तक फिर कभी मेरे सामने नहीं आई।
डिस्चार्ज वाले दिन सियांग ने मुझे साथ ले जाने की जिद की। काई, शाइन को भी हमारे साथ ले चलो, उसे अकेले राइड लेनी पड़ेगी, ये बहुत इनकन्वीनियंट होगा। लिन काई ने मुझे नफरत से देखा। उसकी टोन एकदम बेरुखी थी। सियांग, उसके साथ ज्यादा अच्छे मत बनो वरना वो तुम्हें हड्डियों तक चबा जाएगा। वैसे भी वो औरतों को अट्रैक्ट करने में बहुत माहिर है। बहुत से लोग उसे घर ले जाने के लिए तैयार होंगे। मैंने कुछ नहीं कहा और आखिर में उसकी कार में बैठ गया। रास्ते में लिन काई को अचानक एक फोन कॉल आया कि उसे एक कॉकटेल पार्टी में इनवाइट किया गया है। ये सुनकर सियांग ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो हम दोनों को साथ ले चले, ये कहते हुए कि कई दिनों तक हॉस्पिटल में बंद रहने के बाद वो बाहर जाकर दुनिया देखना चाहता है। लिन काई ने मना नहीं किया। हम तीनों एक साथ पार्टी में गए। हर किसी ने उसे सियांग का हाथ थामे देखा और सोचा कि वही लिन काई का पति है, इसलिए सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं, जो उनके पीछे चल रहा था। लिन, ये जेंटलमैन कौन है? उसने मेरी तरफ एक नजर डाली और रूखेपन से कहा, ये हमारे घर का नैनी है। मैं इसे यहां सियांग का ख्याल रखने के लिए लाई हूं। मेरा दिल जोर से धड़का, लेकिन मैंने पलटकर एक शब्द भी नहीं कहा। इसी बीच किसी ने लिन काई को ड्रिंक ऑफर की। उसने बस मेरी तरफ हाथ से इशारा किया। मैंने तुम्हें अपने पीछे आने के लिए कहा था, यहां एंजॉय करने के लिए नहीं। फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मैंने मुस्कुराते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के वाइन का गिलास लिया और उसे गटक गया। सबने देखा कि उसे मेरी कोई परवाह नहीं है, तो सब एक एक करके मेरे पास आए और मुझे पिलाने लगे और मैंने भी किसी को मना नहीं किया। इसी बीच एक मिडिल एज्ड औरत ने ड्रिंक ऑफर करने के बहाने चुपके से मुझे गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। मैंने उसे कई बार पीछे धकेला। उसने फिर से अपना हाथ मेरे एब्स पर रख दिया। कम रोशनी वाले कोने में लिन काई की आंखें ये सब देख रही थीं। उसकी नजरें और भी डार्क होती जा रही थीं। मुझे नहीं पता मैं कब से पी रहा था। मुझे चक्कर आने लगे और चलते वक्त दुनिया घूम रही थी। मैं उठा और चेहरा धोने के लिए बाथरूम गया। जब मैं बाहर आया तो वो औरत कदम दर कदम मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरे दिल में एक बुरा ख्याल आया। मैं जल्दी से पीछे हटा, लेकिन उसकी हरकतें और भी तेज थीं। एक हाथ से उसने ड्रग्स में भीगा हुआ कपड़ा मेरे मुंह और नाक पर दबा दिया। मेरा शरीर भारी होने लगा। मेरे शरीर का खून जैसे एक पल में उबलने लगा। मैंने संघर्ष किया जब उसने मुझे गलियारे के अंदर खींचा। कमरे में धकेले जाने के आखिरी पल में मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस औरत के पैर पर किक मारी। दर्द में उसके हाथ ढीले होते ही मैंने उसे धक्का दिया और लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गया और छिपने के लिए रैंडमली एक कमरा ढूंढ लिया। मेरा शरीर इतना गर्म था कि लग रहा था जैसे फट जाएगा। वो कपड़ा यकीनन नशीला था। मुझे पता था कि मैं एक जाल में फंस गया हूं। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। एक लंबी औरत अंदर आई। रोशनी के खिलाफ होने की वजह से मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था। मुझे लगा कि वो कोई प्राइवेट रूम अटेंडेंट है और मैं उसकी तरफ लपका और उसका हाथ अपनी पूरी ताकत से पकड़ लिया। मेरी मदद करो, किसी औरत को ढूंढो। आने वाली की आवाज ठंडी थी। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मैंने अपने होठों को जोर से काटा, खुद को थोड़ा होश में लाने की कोशिश की। मैं मर नहीं सकता, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं। आने वाली औरत ने एक ठंडी हंसी दी। तुम्हें किसी औरत को ढूंढने की क्या जरूरत है? क्या मैं यहां नहीं हूं? वो जानी पहचानी आवाज गूंजी जिसने पल भर में मेरा आधा नशा उतार दिया। मैंने अपनी आंखें खोलकर सामने खड़े इंसान को देखा। वो लिन काई थी। अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मैंने उसे पीछे धकेला। तुम? नहीं। लिन काई का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से में आगे बढ़कर मेरी गर्दन कसकर पकड़ ली। मैं क्यों नहीं? क्या तुमने नहीं कहा था कि जब तक मेरे पास पैसा है तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे? अब मेरे पास पैसा है तो क्यों नहीं? मैं एक पल के लिए सुन्न रह गया और फिर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। क्योंकि तुम लिन काई हो, तुम मेरी लिन काई हो। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, जैसे कोई सुनामी आ गई हो। उसने पूरी तरह कंट्रोल खो दिया, मुझे दीवार से सटा दिया और मुझे किस करने लगी। वो एक लंबी और पैशनेट रात थी। जब मैं फिर से जागा तो अगली सुबह हो चुकी थी। मैंने अपने पूरे शरीर पर लव बाइट्स के निशान देखे। मेरे गाल इतने गर्म थे जैसे उनमें आग लगी हो। मेरे पास लिन काई भी जाग चुकी थी। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, जैसे वो हजारों बातें कहना चाहती हो, लेकिन आखिर में उसने बस रूखेपन से कहा, अपना मुंह बंद रखना, सियांग के सामने कुछ मत कहना। मैं जोर से हंसा। ठीक है, जब तक तुम मुझे पैसे दोगी मैं पक्का एक शब्द भी नहीं कहूंगा। लिन काई का चेहरा, गुस्से से उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने पास से कैश की एक मोटी गड्डी निकाली और नफरत से मेरी तरफ फेंक दी। फिर उठी, कपड़े पहने और बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। वापस लौटने के बाद ही मुझे पता चला कि आज से सियांग हमारे साथ इसी घर में रहने के लिए आ रहा है। उसका सामान पूरे लिविंग रूम में बिखरा पड़ा था और मेड उसे समेटने में उसकी मदद कर रही थी। मुझे देखकर सियांग ने ऐसे ग्रीट किया जैसे वो इस घर का मास्टर हो। तुम आ गए। मैंने मेड से कहकर तुम्हारा रूम लिविंग रूम में शिफ्ट करवा दिया है।
तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मुझे बुरा लगे या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी फीलिंग्स की किसी को परवाह नहीं है। वैसे भी मैं इस घर में अब ज्यादा दिन नहीं रुकने वाला। जब से वो यहाँ रहने आया वो दोनों किसी न्यूलीवेड कपल की तरह थे, हर वक्त एक दूसरे से चिपके रहना चाहते थे। खाने के वक्त लिन काई बड़े प्यार से उसे खाना सर्व करती और उसके लिए प्रॉन छीलती, यहाँ तक कि सूप को भी सही टेम्परेचर तक ठंडा करने के बाद ही वो उसे पिलाती। लिविंग रूम में जब भी मैं वहां से गुजरता मैं हमेशा उन्हें एक दूसरे को गले लगाए और पैशनेटली किस करते हुए देखता। हालांकि मेरा रूम लिविंग रूम में ही था, पर रात को जब मैं हॉलवे से गुजरता तो मुझे हमेशा वो आवाजें सुनाई देती। उन्होंने मुझे फंसाने के लिए एक जाल बुना था और उसे धीरे धीरे कस रहे थे जब तक कि मैं पूरी तरह टूट न जाऊं और जख्मों से भर न जाऊं। लिन काई जानबूझकर मुझे टॉर्चर करती थी। जब वो और सियांग इंटीमेट हो रहे होते तो वो जानबूझकर मुझे दरवाजे के बाहर पहरा देने के लिए बुलाती। तुम्हें पैसे पसंद है ना? तो आज रात हमारे लिए पहरा दो, एक रात के 1 लाख। कैसा रहेगा? उसका चेहरा बहुत ही अल्यूरिंग था। उसके पतले गुलाबी होंठ हल्के से मुड़े हुए थे, जो ठंडे भी थे और एरोगेंट भी। मैंने काफी देर तक खामोशी से उसे देखा और फिर जवाब दिया, 2 लाख। लिन काई का चेहरा हल्का सा सिहर उठा। उसने अपने जबड़े कस लिए। उसने पास से पैसों की एक गड्डी ली और नफरत से मेरी तरफ फेंक दी। दफा हो जाओ। मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के पैसे उठाए और बाहर निकलते वक्त बड़े ध्यान से उनके लिए दरवाजा भी बंद कर दिया। ऐसी बेइज्जती अनगिनत बार हुई। वो शाम को मुझसे उन दोनों के लिए कमरा डेकोरेट करवाती, यहाँ तक कि उनकी पैशनेट रातों के बाद मुझे बेड साफ करने के लिए भी कहती। ये सब करने का रिवॉर्ड पैसों की वो गड्डियां होती थीं जो एक के बाद एक मेरे चेहरे पर फेंकी जाती थीं। मैंने कभी मना करने के लिए मुंह नहीं खोला, न ही कोई इमोशन दिखाया। असंतोष, गुस्सा, दिल का दर्द, कुछ भी नहीं। मैं बस शांति से पैसे उठाता और उसका दिया हर टास्क पूरा करता, बिल्कुल एक मशीन की तरह ठंडा। ऐसा लगता था जैसे उसकी लाइफ और मेरी लाइफ का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। फर्क नहीं पड़ता था कि वो किसी और मर्द के साथ सो रही है या उसे किसी और से प्यार हो गया है। लेकिन मेरी इस बेरुखी की वजह से लिन काई पूरी तरह पागल हो गई। देर रात जब आसपास कोई नहीं होता वो खुद को रोक नहीं पाती और मेरी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लेती और मुझे दीवार से सटाकर सवाल करती, तुम इतना ठंडा रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हें परवाह क्यों नहीं है? तुम्हें जलन क्यों नहीं होती? शायन, क्या तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया? मैं तुम्हारे लिए वाकई में क्या हूं? मैंने वही शांत एक्सप्रेशन बनाए रखा। मेरी आंखों में उसके लिए प्यार का कोई निशान नहीं था। मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है। अगर तुम चाहती हो कि मैं वैसा एक्ट करूं जैसा तुम चाहती हो तो ठीक है, पर तुम्हें और पैसे देने होंगे। इस बार काई पागल नहीं हुई। उसने बस एक ठंडी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा, तब तक मुस्कुराती रही जब तक उसकी आंखों के कोने थोड़े लाल नहीं हो गए। उसने मुझे धक्का दिया और बिना पीछे मुड़े चली गई। कुछ दिनों बाद काई को बिजनेस डिस्कस करने के लिए एक माउंटेन विला जाना था। असल में मुझे पता नहीं था, आखिर उसकी लोकेशन मुझे कभी रिपोर्ट नहीं की जाती थी। वो तो मेड्स इकट्ठे होकर गॉसिप कर रही थीं और वहां से गुजरते वक्त मैंने सुन लिया। मैंने सुना कि यंग मिस टिंगुए माउंटेन विला गई थीं और पहाड़ से नीचे आते वक्त वहां एवलांच बर्फानी तूफान आ गया। अभी तक कोई खबर नहीं है। फिर हमें क्या करना चाहिए? मैंने सुना है कि इस साल टिंगुए माउंटेन पर बर्फ बहुत ज्यादा गिरी है। एक बार एवलांच आ जाए तो बचने की उम्मीद कम ही होती है। ये सच है। मुझे तो तब पता चला जब मैंने मिस्टर सियांग को यंग मिस के असिस्टेंट से फोन पर बात करते सुना। उन्होंने लोगों को ढूंढने के लिए भेज दिया है, लेकिन पहाड़ पर अभी भी भारी बर्फबारी हो रही है, इसलिए रेस्क्यू टीम ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। यह अनिश्चित है कि वे उसे ढूंढ पाएंगे या नहीं। मेरा शरीर अपने आप जम गया और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी हो। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने अपनी स्क्रीन अनलॉक की और सच में टॉप न्यूज स्टोरी टिंगुए माउंटेन विला में आए बड़े एवलांच के बारे में थी। लिन ग्रुप की सीईओ लापता है, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। मैं कभी इतना डरा नहीं था, इतना कि मैं अपना फोन तक ठीक से नहीं पकड़ पा रहा था और वो धप से जमीन पर गिर गया। मेरी आंखों के सामने हजारों इमेज फ्लैश हुई और मेरा चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। नहीं, लिन काई को कुछ नहीं हो सकता। मैं लड़खड़ाते हुए उठा, एक कोट और स्कार्फ ढूंढा और विला से बाहर की ओर भागा। जब मैं टिंगुए माउंटेन के नीचे पहुंचा तो सभी रेस्क्यू टीमें बर्फीले तूफान की वजह से रुकी हुई थीं और ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर रही थीं। मैंने मजबूती से भीड़ को पीछे धकेला, एक स्नोमोबाइल पकड़ी और जैसे ही गैस देने वाला था किसी ने मुझे रोक दिया। क्या तुम खुद को मारना चाहते हो? तूफान बहुत तेज है, विजिबिलिटी बहुत कम है। अगर तुम ऊपर गए भी तो किसी को बचा नहीं पाओगे और खुद मुसीबत में पड़ जाओगे। अभी हम सिर्फ तूफान के रुकने का इंतजार कर सकते हैं। मैंने अपने दांत पीसे और उस इंसान को जोर से धक्का दे दिया। मेरे काम से दूर रहो, मैं उसे पक्का नीचे लेकर आऊंगा। ये सब पलक झपकते ही हो गया। मैंने एक्सीलरेटर घुमाया और तेजी से निकल गया।
पहाड़ पर तूफान नीचे से भी ज्यादा तेज था। हालांकि मैंने एक मोटा स्नोसूट पहना था, फिर भी मैं ठंड से कांप रहा था। पूरा पहाड़ सफेद चादर में ढका था। लिन काई को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। मैं बार बार उसका नाम पुकार रहा था। लिन काई, तुम कहाँ हो? तूफान ने मेरी आवाज को निगल लिया। चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला बैठ गया था, पर मैंने उसे पुकारना बंद नहीं किया। 1 घंटे बाद मुझे आखिरकार एक पेड़ के नीचे लिन काई का फिगर दिखा। मैं पागलों की तरह आगे भागा, अपना हैट और स्कार्फ उतारकर उसे पहना दिया। वो उस वक्त बेहोश थी, उसके गाल बर्फ की तरह ठंडे थे। मैंने उसे अपनी स्नोमोबाइल पर खींचा। लिन काई, तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रास्ते में बर्फ के नीचे छिपी एक टहनी से मेरा पैर जख्मी हो गया, लेकिन मुझे जैसे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। अभी मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, मुझे काई को सुरक्षित नीचे ले जाना था। स्नोमोबाइल 3 घंटे तक तूफान के बीच चलती रही और आखिरकार हम पहाड़ के नीचे पहुंच गए। जब रेस्क्यू वर्कर्स ने हमें देखा, जैसे ही हम दोनों की शक्लें उन्हें दिखीं, सब हैरान होकर हमारी तरफ दौड़े। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मुझमें इतनी हिम्मत और ताकत होगी कि मैं अकेले इतने खराब मौसम में उसे ढूंढकर पहाड़ से नीचे ले आऊंगा। भीड़ को अपनी तरफ आता देख मैंने लिन काई की ओर देखा, और तभी मुझे इतना सुकून मिला कि मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक बेहोश रहा, पर आखिरकार जब मेरी आंख खुली तो हॉस्पिटल में लिन काई का कोई निशान नहीं था। मैंने जल्दी से अपना सामान समेटा और डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी करने चला गया। घर पहुंचने के बाद ही मुझे पता चला कि सियांग उसे पहले ही घर ला चुका है, और वो इंसान जो अकेले बर्फीले तूफान का सामना करके उसे बचाने पहाड़ पर गया था, वो भी अब सबकी नजरों में सियांग बन चुका था। सामने वाले इंसान को सही सलामत देखकर मेरे पास कहने को कुछ नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप मुड़कर ऊपर चला गया। पीछे से लिन काई ने देखा कि मैंने उसके लिए जरा भी फिक्र नहीं जताई, तो उसने नफरत से मुझे आवाज दी, शायन, क्या तुम वाकई इतने पत्थर दिल हो? मेरी पीठ हल्की सी कांपी, पर मैंने कुछ नहीं कहा और सीधा ऊपर चला गया। अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, उसे मुझसे नफरत ही करने दो। जब से सियांग ने उसे बचाया था, वो उसका कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगी थी। घर की मेड्स भी जानती थीं कि लिन के बाद अगर इस घर में किसी की बात सबसे ज्यादा मानी जाती है तो वो सियांग है। उसने उससे वादा किया था कि वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। सियांग ने उसे अपनी बाहों में भरा। उसकी टोन हमेशा की तरह जेंटल थी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक सही नाम और ओहदा चाहिए। काई, तुम जानती हो मैं हमेशा से तुमसे शादी करना चाहता था। उसे पकड़े हुए लिन काई के हाथ सख्त हो गए। वो एक पल के लिए खामोश रही और फिर धीरे से बोली, मैं तुम्हारी हर बात मान सकती हूँ, सिवाय इसके। वो अचानक उसकी तरफ देखने लगा। ये अभी भी शायन की वजह से है ना? तुम उससे इतना प्यार करती हो, पर क्या वो तुमसे प्यार करता है काई? जो इंसान हमेशा तुम्हारे साथ रहा, क्या तुम वाकई उसे बिल्कुल नहीं देख पा रही? इतना कहकर उसने उसे धक्का दिया और अपनी लाल आंखों के साथ बाहर की तरफ भागा। इससे पहले कि लिन काई उसका पीछा करती, उसे दरवाजे के बाहर टायरों के घिसने की तेज आवाज आई। बाहर भागकर उसने देखा कि सियांग जमीन पर पड़ा था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो दौड़कर उसके पास गई और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो इतना कमजोर लग रहा था जैसे किसी भी पल उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लिन काई ने कांपते हुए उसका हाथ थामा और पछतावे के साथ उसकी तरफ देखा। मैं तैयार हूं, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं। उसका जवाब मिलते ही सियांग के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। ये कार एक्सीडेंट इतना सीरियस नहीं था। हॉस्पिटल में मामूली पट्टी करवाने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज होते ही लिन काई ने सबसे पहला काम मुझसे डिवोर्स मांगने का किया। वो दोनों लिविंग रूम के सोफे पर बैठे थे। दोनों ही बहुत कोल्ड और डिस्टेंट लग रहे थे। लिन काई पहले बोली, तुम्हें कितनी प्रॉपर्टी चाहिए? अपनी कीमत बताओ। मैंने लापरवाही से डिवोर्स एग्रीमेंट के पन्ने पलटे। तुम्हें जो ठीक लगे दे दो, पर एक चीज है जो मुझे चाहिए ही चाहिए। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या? मैंने एग्रीमेंट को फोल्ड किया और शांति से जवाब दिया, वो फैमिली हेयरलूम, पुश्तैनी निशानी जो तुमने सालों पहले मुझे दी थी। वो निशानी सिर्फ एक जेड पेंडेंट नहीं था, वो हमारे प्यार की निशानी थी। अगर मैं अपने मिशन में फेल हो गया और मारा गया, तो मैंने सोचा था कि उस पेंडेंट को अपनी राख के साथ दफन करवाऊंगा, अपनी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। ये सुनकर लिन काई की आंखों में अचानक एक चमक आई। उसने अपने दिल की धड़कन को काबू में किया और धीमे से कहा, अगर तुम डिवोर्स नहीं चाहते तो मुझे भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता था वो क्या सुनना चाहती है, पर मैं उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता था। बेशक हम डिवोर्स ले रहे हैं, अलग होकर मुझे ज्यादा एसेट्स मिलेंगे, तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा। ये जेड पेंडेंट, मैंने पहले इसकी वैल्यू चेक करवाई है, ये बहुत कीमती है। तुम्हें ये मुझे देना ही होगा। मेरा ऐसा बेशर्म बर्ताव देखकर लिन काई का चेहरा गुस्से से हरा पीला पड़ गया। उसकी लंबी उंगलियों ने मुट्ठी भींच ली और उसकी नजरें किसी तेज चाकू की तरह मुझे चुभ रही थीं। शायन, तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। कल सिविल अफेयर्स ब्यूरो में मिलते हैं, लेट मत होना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा रिश्ता इतनी सादगी से खत्म हो जाएगा।
मुझे लगा था कि उसका जैसा नेचर है वो मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी और मुझे तब तक टॉर्चर करेगी जब तक मैं टूट न जाऊं। डिवोर्स सर्टिफिकेट पर हमारे नाम और फोटो देखकर मेरा दिल बुरी तरह दुखने लगा। अब से शाइन और लिन काई के नाम का एक दूसरे से कोई नाता नहीं रहेगा। हम दो पैरेलल लाइंस की तरह हो गए जो अब कभी नहीं मिलेंगी। डिवोर्स से पहले लिन काई ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की। वो मुझे बहुत सारी प्रॉपर्टी देगी, पर बदले में मुझे उसकी और सियांग की शादी में आना होगा और मुझे पूरे प्रोसेस के दौरान सियांग के साथ रहना होगा। उसके साथ सूट और डायमंड रिंग्स ट्राई करनी होंगी और मैं ही इकलौता बेस्ट मैन बनूंगा। ये सब करने के बाद ही वो मुझे आजाद करेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों करना चाहती है। अपने एक्स हस्बैंड को अपनी शादी में रखना, क्या ये अनकंफर्टेबल नहीं होगा? पर जल्द ही मुझे समझ आ गया, ये वो सारी चीजें थीं जो उसने कभी मुझे देने का वादा किया था। अब वो चाहती थी कि मैं बेबस होकर अपनी आंखों से देखूं कि जो सपने हमने साथ देखे थे, जो मैरिड लाइफ हमने सोची थी, वो अब किसी और को दी जा रही है। जब हमारी शादी हुई थी तब कोई सेरेमनी नहीं हुई थी। हमने तो वेडिंग फोटोज तक नहीं खिंचवाई थी। वो बस मुझे सिविल अफेयर्स ब्यूरो खींचकर ले गई थी सर्टिफिकेट लेने के लिए। वो शादी बस एक बदला थी, एक चोट थी, इसलिए जाहिर है उसने उसमें कोई मेहनत नहीं की थी। अब वो एक बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहती थी। उसकी शादी आखिरकार खुशहाल होने वाली थी। सूट ट्राई करने के वक्त मैं एक तरफ बैठकर सियांग को एक के बाद एक सूट बदलते हुए देख रहा था। कांच के केस में रखे वो सूट वैसे ही बहुत अट्रैक्टिव थे और उस पर वो और भी खिल रहे थे। वाकई शादी हर इंसान का सपना होती है। शादी करने की फीलिंग ही अलग होती है। लिन काई स्टेज के नीचे बड़े प्यार से खड़ी थी और हर बार उसके नया आउटफिट पहनने पर अप्रूवल में सिर हिलाती। पास खड़े स्टाफ और खुद सियांग लिन काई की तारीफें करते नहीं थक रहे थे। मिस्टर सियांग, मिस लिन वाकई आपसे बहुत प्यार करती हैं। आप दोनों एक परफेक्ट मैच हैं, जैसे ऊपर वाले ने ही जोड़ी बनाई हो। मिस लिन आपका बहुत ख्याल रखती है ना? ये सारे सूट बहुत कीमती हैं, कोई आम इंसान तो इन्हें छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। सियांग मुस्कुराया और सिर झुका लिया। उसकी नजरें बार बार काई की तरफ जा रही थीं। काई वाकई मेरे लिए बहुत अच्छी है। कपड़े बदलने के बाद वो सब साथ में सी साइड वेडिंग वेन्यू की तरफ गए। बीच पर शादी करना सियांग का आइडिया था। उसने कहा था कि उसे समंदर पसंद है, इसलिए शादी रेत पर होगी और शाम को सब लोग यॉट पर पार्टी करेंगे जो काफी फ्री और रोमांटिक होगा। याच पर लिन काई और स्टाफ डिटेल्स डिस्कस कर रहे थे जबकि सियांग और मैं डेक पर आराम कर रहे थे। इत्तेफाक से सियांग ने मुझे वो पुश्तैनी जेड पेंडेंट संभालकर रखते हुए देख लिया। पहले जब मुझे वो पेंडेंट मिला था तब मैंने तुरंत सियांग को दिखाया था, इसलिए जाहिर है उसे पता था कि वो क्या है। सियांग के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और बिना एक शब्द बोले उसने मेरे हाथ से वो पेंडेंट छीन लिया। क्या तुम उससे सारे रिश्ते खत्म नहीं कर रहे हो? फिर ये पेंडेंट अभी भी अपने पास क्यों रखा है? मैं डर गया और पेंडेंट वापस छीनना चाहता था। ये सिर्फ एक जेड पेंडेंट है, इसे मुझे वापस दे दो। मुझे इतना परेशान देखकर सियांग और भी चिढ़ गया। उसने पूरी ताकत से पेंडेंट को जमीन पर फेंका और उसे बेरहमी से कुचल दिया। अगर रिश्ते खत्म करने हैं तो पूरी तरह करो, ये पुरानी यादों को पकड़कर रखना कैसा? पेंडेंट के पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गए। इससे पहले कि मैं अपना दुख जता पाता, सियांग ने अचानक मुझे पकड़ा और मेरे साथ समंदर में कूद गया। हम दोनों में से किसी को भी स्विमिंग नहीं आती थी। जमने वाले ठंडे पानी ने धीरे धीरे मुझे पूरी तरह डुबो दिया। मैंने अपने सिर के ऊपर धुंधली सी रोशनी देखी। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली था। मुझे आज भी याद है जब हम पहली बार मिले थे तब भी मैं पानी में गिर गया था। उस वक्त वो फिक्र के मारे पागल हो गई थी। कड़ाके की ठंड वाले दिन में उसने सब कुछ भूलकर मुझे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी थी। मुझे सही सलामत देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो पहली बार था जब मैंने उसे रोते देखा था। उसने घबराकर मुझे कसकर गले लगा लिया और कहा कि उसे लगा उसने मुझे खो दिया। उसे इस जिंदगी में सबसे ज्यादा डर मुझे खोने से लगता था। दूसरी बार मैंने उसे तब रोते देखा जब मेरा उससे ब्रेकअप हुआ। वो किसी बच्चे की तरह बेबस हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलत किया है। बस मुझसे विनती करती रही कि मैं उसे छोड़कर न जाऊं। अब वक्त बदल चुका था। क्या वो अब भी मुझे बचाएगी? मुझे नहीं पता। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। मेरे कानों में समंदर का पानी भरने लगा। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे बस उस रोशनी की किरण में एक साया आता हुआ दिखा, लेकिन वो साया मेरे बगल में डूब रहे सियांग की तरफ लपका। भगवान फिर भी मुझ पर मेहरबान थे। उन्होंने मुझे उस समंदर में इस तरह डूबने नहीं दिया। जब स्टाफ ने मुझे रेस्क्यू किया तो मैंने देखा लिन काई सियांग को गले लगाए हुए थी और घबराहट में चेक कर रही थी कि उसे कहीं चोट तो नहीं आई। वो मेरी तरफ मुड़ी। मैं जमीन पर बेजान पड़ा था और मेरा चेहरा एकदम उतरा हुआ था और उसी वक्त हमारी नजरें मिल गईं। मेरी आंखें इतनी खाली थीं जैसे टूटे हुए सितारे जिसे देखकर देखने वाले का दिल अपने आप बैठ जाए। लिन काई ने अपना चेहरा फेर लिया और मेरी तरफ नहीं देखा। मुझे उन आंखों से मत देखो। अब मैं सिर्फ सियांग से प्यार करती हूं। उसे बचाना मेरा फर्ज है।
मैंने तुमसे प्यार करना बहुत पहले छोड़ दिया है। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं पहले की तरह सब कुछ छोड़कर तुम्हें बचाने आऊंगी? मैंने धीरे से अपनी नाक सिकोड़ी और सिर हिलाया। ये भी अच्छा है, अब मुझसे प्यार नहीं करती। ये बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। वापस लौटने के बाद लिनकाई का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था और उसने विला के पेपर्स मेरे सामने फेंक दिए। इस घर से तुम्हारी महक आती है। ये मेरे और सियांग के सुहागरात के कमरे, ब्राइडल चेंबर के लायक नहीं है। मैं उसके लिए नया घर तैयार करूंगी, सब कुछ नया होगा। मुझे ये घर रखना भी घिनौना लग रहा है, इसलिए मैं ये तुम्हें दे रही हूं। कल मेरी और सियांग की शादी है, तैयार रहना। सेरेमनी मिस मत करना। अब से तुम जहां भी जाना चाहो, जो भी करना चाहो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने मना नहीं किया, बस हल्का सा सिर हिलाया। लिनकाई, मैं दिल से तुम्हारी खुशियों की दुआ करता हूं। बाहर जाते हुए उसका शरीर हल्का सा कांपा, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे खुशियों की दुआ देना मेरा सच था, पर मैं अब शादी में शामिल नहीं हो सकता था। अभी अभी मुझे मेरे सुपीरियर का मैसेज मिला था। मेरी मौत का नाटक करने का प्लान तैयार हो चुका है। मुझे अपने मिशन पर जाना है। अब मेरे पास और कोई मौका नहीं है। शादी वाले दिन मैं उस कमरे में खड़ा था जो कभी मेरा और लिनकाई का था, और उन मैसेजेस को देख रहा था जिनसे मेरा फोन भरा पड़ा था। शायन, क्या टाइम हो रहा है? तुम अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? मैं तुम्हें 20 मिनट दे रही हूं, तुरंत मेरे सामने आओ। शायन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना वादा तोड़ने की? मैंने फोन की स्क्रीन बंद कर दी और बार बार बज रहे मैसेजेस के वाइब्रेशन को इग्नोर किया। मैंने पेट्रोल का कैन उठाया और पूरे कमरे में छिड़क दिया। लिविंग रूम में पहले से ही एक बॉडी कॉर्प्स तैयार थी जो मेरी जगह लेगी। अब से मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मैंने लाइटर निकाला, उसे पेट्रोल के ढेर में फेंका और एक बार भी पीछे मुड़कर देखे बिना बाहर निकल गया। 1 घंटे बाद मैं एक नेशनल सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप में था। मेरे सुपीरियर ने पूरी गंभीरता के साथ मेरे सीने पर वो पुलिस बैच नंबर लगाया जो कभी मेरे पिता का था। पुलिस बैच 3,89,527 रिएक्टिवेट हो गया है। शायन, टीम में वापस स्वागत है। अटेंशन सल्यूट। शादी की रस्म शुरू होने में अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे। लिनकाई ने गुस्से में अपना फोन नीचे रखा। उसने मुझे अनगिनत बार कॉल किया था, किसी का कोई जवाब नहीं मिला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शायन इस बार कौन सी चाल चल रहा है। क्या उसे लग रहा है कि उसे मिली हुई प्रॉपर्टी काफी नहीं है? लिनकाई ने अपना फोन कसकर पकड़ा। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं, पर सियांग उन आंखों में छिपी हुई फिक्र देख सकता था। सियांग, एक पल मेरा इंतजार करो। मैं शायन को तुम्हारा बेस्ट मैन बनाने के लिए वापस लेकर आ रही हूं, जैसा कि उम्मीद थी, लिनकाई ने सख्त लहजे में कहा। कितना मजाक है। इस मोड़ पर भी वो उसे छोड़ नहीं पा रही थी। सियांग ने लिनकाई का हाथ कसकर थाम लिया और उसे अपने पास ही रखा। कोई बात नहीं काई, अगर वो नहीं आता तो रहने दो। हम शायन की वजह से अपना शुभ मुहूर्त, ऑस्पिशियस टाइम तो नहीं छोड़ सकते ना? उसने अपने पास खड़ी औरत को मनाया। उसने इस मौके का कई सालों तक इंतजार किया था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं आखिरी मिनट में आकर सब कुछ छीन लूं। सियांग की आंखों में एक शातिर चमक आई और लिनकाई की आंखें डार्क हो गईं। आखिर में उसने विरोध में कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, अभी 10 मिनट बाकी हैं। शायद मैं उसे कॉल करूं या टेक्स्ट करूं कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और उससे भीख मांगूं कि वो सियांग से शादी न करे। पर वक्त बीतता गया, एक सेकंड, एक मिनट। वो जिस चीज का इंतजार कर रही थी वो नहीं हुआ। आखिरकार शादी का म्यूजिक बजने लगा। उसने मायूसी से अपना फोन टेबल पर पटका। उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ चुका था। चलो सियांग, आज के बाद तुम मेरे पति हो। उसने सियांग का हाथ थामा। जैसे ही वो मुड़ी, टेबल पर रखे फोन की स्क्रीन चमक उठी। एक टेक्स्ट मैसेज आया था। सियांग के चेहरे के भाव बदल गए। वो मुस्कुराया। तुम बस वहीं पहुंचो काई, मेरा इंतजार करना। लिनकाई ने सिर हिलाया और अकेले हॉल में दाखिल हो गई। क्या? सियांग ने लिनकाई का फोन उठा लिया। मैसेज बटलर का था। ये बुरा हुआ। सोलिन, शायन के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। बात यहां तक पहुंच गई और तुम अभी भी काई को रोकने के लिए ये चाल चलना चाहते हो? शायन, तुम एक पीछा न छोड़ने वाली परछाई की तरह हो, लेकिन अब ये नामुमकिन है। वो मेरी है। उसने बटलर का मैसेज डिलीट कर दिया। अगले ही पल उसके अपने फोन की घंटी बजी। वो भी बटलर का ही नंबर था। उसने लापरवाही से फोन उठाया। मिस्टर सिया, क्या सी लिन आपके साथ हैं? शायन के साथ कुछ हादसा हो गया है। मेरी और काई की शादी शुरू होने वाली है। उसे ऐसी मामूली बातों के लिए परेशान मत करो। ये कहकर सियांग ने तुरंत फोन काट दिया। एमसी की बातें भी अब अपने चरम पर थीं। उसे स्टेज पर जाना था। एक संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ उसने हॉल के दरवाजे धकेले और तेज लाइटों के बीच रेड कारपेट पर चल पड़ा। वो उस औरत के सामने आया जिससे उसने सालों तक बेइंतहा प्यार किया था। शादी बहुत सुचारू रूप से चली। उन्होंने कस्में खाईं, अंगूठियों का एक्सचेंज किया और सबकी नजरों के सामने एक दूसरे को किस किया।
सबने उन्हें दुआएं दी, लेकिन लिन काई के दिल की बेचैनी जरा भी कम नहीं हुई थी। इसके उलट वो और भी तेज हो गई। उसने अनजाने में अपना फोन ढूंढना चाहा ताकि देख सके कि मैंने उसे कोई रिप्लाई दिया है या नहीं, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, उसे याद आया कि वो उसे बैकस्टेज ही छोड़ आई थी। काई, अब मेहमानों को टोस्ट देने का वक्त है। आज यहाँ बहुत लोग आए हैं। सियांग के होठों पर एक खुशनुमा मुस्कान थी। वो बहुत चमकता हुआ और चार्मिंग लग रहा था। मेहमानों ने उनकी तारीफ करते हुए उन्हें मेड इन हेवन जोड़ी बताया, लेकिन उसका लुक, चेहरा और पर्सनालिटी, ये सब वो चीजें थीं जो लिन काई को पसंद नहीं थीं। यहां तक कि उसके साथ करीब होना भी दिल से नहीं था, लेकिन सियांग ने उसके लिए बहुत कुर्बानी दी थी। पास्ट में मैंने उसे छोड़ दिया था, अब वो इतनी एहसान फरामोश इंसान नहीं बन सकती थी। अपने दिल की अजीब सी फीलिंग को दबाते हुए लिन काई ने भारी आवाज में जवाब दिया और मेहमानों के साथ टोस्ट करने चली गई। चारों तरफ हंसी मजाक और बातें हो रही थीं, टोस्ट के लिए गिलास टकरा रहे थे। ये शादी की दावत देर रात तक चली। सियांग पूरी तरह से नशे में धुत था। काई, आखिरकार मैं तुम्हारा हो गया। क्या तुम जानती हो मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया है? तुम हमेशा शाइन की तरफ देखती थीं, कभी मेरी तरफ नहीं। अब आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हुआ। काई, मैं बहुत खुश हूं। कार में सियांग ने छेड़खानी शुरू कर दी और उसके कपड़े खींचने लगा। लिन काई की आंखों में नशे में कही गई इन बातों के लिए एक मजबूर सी नरमी थी। और फिर उसे दोबारा मेरा ख्याल आया। अपना फोन वापस मिलने के बाद उसने देखा कि मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। इतना पत्थर दिल कि उसका दिल ही टूट गया। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर मैं उसे रुकने के लिए सिर्फ एक शब्द भी कह देता तो वो सब कुछ छोड़ देती, पर मैं इतना क्रूर था कि उसकी शादी में भी नहीं आया। अगर ऐसा है तो अब से वो मेरे लिए नरम नहीं पड़ेगी। कार उन दोनों के नए ब्राइडल स्वीट पर पहुंची। लिन काई ने नशे में धुत उस आदमी को कार से बाहर निकलने में मदद की और देखा कि बटलर घबराया हुआ उनकी तरफ दौड़ रहा है। सीलिन, बहुत बुरा हुआ। ये शब्द किसी बम की तरह थे। इससे पहले कि लिन काई कुछ रिएक्ट कर पाती, सियांग का नशा पहले उतर गया। जो भी बात है कल कहना। काई आज बहुत थक गई है। जो आदमी अभी नशे में मरा जा रहा था उसने जल्दी से बटलर को टोक दिया। इन दिनों सियांग का बोलबाला था, इसलिए बटलर ने लिन काई के चेहरे के भाव देखे और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। सही बात है, आज मेरी और सियांग की शादी है, कुछ बुरा कैसे हो सकता है? लिन काई का रवैया भी सहमति वाला था, जिससे सियांग ने राहत की सांस ली। बटलर भी इशारा समझकर पीछे हट गया। लेकिन कुछ ही देर बाद सियांग को बाथरूम तक छोड़ने के बाद लिन काई वापस लिविंग रूम में आई, सोफे पर ठंडे चेहरे के साथ बैठी और बटलर को बुलाया। क्या हुआ था? उसने सियांग के सामने नहीं पूछा, क्योंकि उसे अंदेशा था कि ये मामला मुझसे जुड़ा है। जैसा कि उम्मीद थी, बटलर का चेहरा उतर गया। उसने अपना सिर झुकाया और धीमी आवाज में बोला, सीलिन, वो शाइन के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। उसने नफरत भरा लुक दिया। उसके साथ क्या हो सकता है? क्या उसे लग रहा है कि उसके पास काफी पैसे नहीं हैं? उसे दे दो, अब से मेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं है। शाइन, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस पल काई ने सोफे के हत्थे को कसकर पकड़ लिया। ये खबर बहुत बड़ा झटका थी। शाइन अचानक कैसे मर सकता है? उसने बटलर को घूर कर देखा। उसका लहजा बर्फ की तरह ठंडा था। इस बात का मजाक उड़ा रहे हो? क्या अपनी जिंदगी से थक गए हो? बटलर इतना डर गया कि वो लगभग घुटनों पर आ गया। उसने कांपते हुए पूरी सिचुएशन रिपोर्ट की। ये सच है। दोपहर में हमने देखा कि जो घर आपने शाइन को दिया था उसमें आग लग गई थी। आग बहुत भयानक थी। रेस्क्यू वर्कर्स वक्त पर नहीं पहुंच पाए। आग बुझाने में कई घंटे लग गए। जब हम अंदर चेक करने गए तो शाइन इतना जल चुके थे कि उनकी पहचान करना मुश्किल था। उन्हें बचाया नहीं जा सका। हवा में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। लिन काई की आंखों में अविश्वास, डिसबिलीफ था। काफी देर बाद वो जैसे होश में आई और गुस्से से दहाड़ी, यह कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी बात और मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? तुम लोग आखिर कैसा काम कर रहे हो? मैंने आपको कॉल किया था और मैसेज भी भेजे थे, पर आपने जवाब नहीं दिया। मैंने मिस्टर सियांग को भी कॉल किया था। उन्होंने कहा कि आप बिजी हैं और इस छोटी सी बात के लिए आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है। बटलर ने बहुत ही सम्मान के साथ सिर झुकाया। उसके पैर कांप रहे थे। मुमकिन ही नहीं है। एक और गुस्से भरी दहाड़। शादी की रस्म के अलावा फोन हमेशा मेरे पास था। किसी ने कोई कॉल नहीं किया। भयानक गुस्से में लिन काई ने तुरंत अपना फोन निकाला ताकि बटलर से सवाल कर सके, लेकिन तभी उसने ट्रैश फोल्डर में वो मैसेज और कॉल्स देखे जो किसी ने डिलीट कर दिए थे। वो सब बटलर की तरफ से थे। वो सन्न रह गई। वो ठीक शादी शुरू होने से पहले का वक्त था। सिर्फ सियांग ही इसे छेड़ सकता था। उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। तुरंत बाद उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे शाइन के पास ले चलो। उसकी आवाज कांप रही थी। सीलिन, शाइन तो अब। इससे पहले कि बटलर अपनी बात पूरी कर पाता, लिन काई की आंखें लाल हो चुकी थीं।
मुझे उसके पास ले चलो। वो एक बार फिर चिल्लाई। बटलर हिचकिचाया पर उसे सिर हिलाना पड़ा। ड्राइवर ने कार तैयार की और उसे उस कमरे में ले गया जो कभी हमारा ब्राइडल चेंबर था। जब लिन काई कार से बाहर निकली तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हमारी यादें अब राख का ढेर बन चुकी थीं, कुछ भी नहीं बचा था। वो उस जमीन पर पागलों की तरह चलने लगी जो आग से झुलस चुकी थी। धुएं की तेज गंध अभी भी वहां मौजूद थी, जो ये साबित करने के लिए काफी थी कि वो आग कितनी बेरहम थी। और उसका शायन, वो बिल्कुल अंदर वाले हिस्से तक गई। जमीन के एक छोटे से साफ टुकड़े पर उसने एक जला हुआ शव देखा। उसकी सांसें जैसे उस पल थम गईं। लिन काई धीरे से घुटनों के बल बैठ गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हाथ बढ़ाकर उसे छुए। उसे डर था कि कहीं मैं राख बनकर बिखर न जाऊं। क्या ये वही है? उसकी आवाज फटी हुई थी। यकीन करना मुश्किल था कि सिर्फ एक दिन में मेरी हालत ऐसी हो गई थी। यही वो है। उस वक्त वहां सिर्फ शाइन था। ये जवाब मिलते ही लिन काई का दम घुटने लगा। उसकी लाल आंखों से एक आंसू टपका और खामोशी से उसके पैरों के नीचे की जमीन पर जा गिरा। ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह क्या थी? इसमें आग कैसे लगी? शाइन, तुमने मुझसे इतने पैसों की डिमांड की थी। तुमने तो एक पैसा भी खर्च नहीं किया। क्या तुम्हें पैसों से सबसे ज्यादा प्यार नहीं था? मैं तुम्हें अपने सारे पैसे दे दूंगी। बस मुझसे कह दो कि ये सब एक मजाक है। मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत दे सकती हूँ, शाइन। वो औरत चिल्लाई। पहले वो मुझसे नफरत करती थी कि मैं एक गोल्ड डिगर हूं, पर अब वो बस यही दुआ कर रही थी कि ये सब एक मजाक हो। बस मेरी एक चाल ताकि मैं उससे पैसे मांग सकूं। अगर वो मुझे अपने सारे पैसे दे देती तो वो इंसान मुस्कुराते हुए बाहर आ जाता। पर उसने कई बार मेरा नाम पुकारा और वहां कोई जवाब नहीं मिला। उन खाली खंडहरों के बीच वो इंसान जिससे वो प्यार करती थी मर चुका था। शाइन, लिन काई ने बेबसी में मेरा नाम पुकारा। आंसू झरने की तरह बह रहे थे। भले ही मैंने उसे बार बार चोट पहुंचाई थी, पर वो फिर भी मुझे भुला नहीं पा रही थी। सियांग के साथ उसकी शादी। उसने कसम खाई थी कि वो पास्ट को खत्म कर देगी। पर तुम मुझे एक बार फिर छोड़कर क्यों चले गए? शाइन, तुम कितने पत्थर दिल हो। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कभी एक सेकंड के लिए भी जगह थी? वो तड़प कर रोई, यहां तक कि वो दूसरे इंसान को पकड़ भी नहीं पा रही थी। खत्म न होने वाले दर्द ने लिन काई को घेर लिया। उसे लगा जैसे वो इन राखों के बीच दम तोड़ देगी। मैं उसे दोबारा छोड़कर क्यों चला गया? वो मुझे भुला क्यों नहीं पा रही थी? लिन काई की इस पागलों वाली हालत को देखकर बटलर ने आगे बढ़कर उसे एक और चौंकाने वाली खबर सुनाई। सीलिन, जब हम पहचान कंफर्म करने के लिए डीएनए मैच कर रहे थे तो हमें पता चला कि उस साल जिसने आपको किडनी डोनेट की थी वो शाइन थे। उस वक्त के हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक किडनी निकालने की सर्जरी खत्म होने के बाद शाइन रिकवरी का इंतजार किए बिना ही तुरंत वहां से चले गए थे। इसीलिए उस साल कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। लिन काई का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उस साल होश आने पर उसने जिस पहले इंसान को देखा था वो सियांग था। उसने उसकी कमर का स्कार निशान देख लिया था। नर्स की घुमावदार बातों और सियांग की मौजूदगी की वजह से उसने हमेशा यही सोचा कि किडनी देने वाला सियांग ही था। इसीलिए वो उसकी मंगेतर फियांसी बनी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये सब झूठ था। और आपके पिछले ऑफिस के पास जो एवलांच आया था उसमें भी शाइन ने ही अपनी जान जोखिम में डालकर आपको बचाया था। ये सारी बातें एक एक करके मेरी लाश के सामने कही गईं। बटलर का हर जुमला लिन काई के दिल के जख्म को और गहरा कर रहा था। आखिर में वो खुद को रोक नहीं पाई और एक दिल दहला देने वाली चीख मारी। शाइन, उसने हमेशा सोचा था कि मुझे उसकी परवाह नहीं है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी पीठ पीछे, जहां उसे पता भी नहीं था, मैंने बार बार अपनी कुर्बानी दी थी। अगर ऐसा है तो तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर तुम बस एक बार कुछ कह देते तो मैं पक्का तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ देती। शाइन, आखिर क्यों तुम चुपचाप मेरी बेइज्जती सहते रहे? तुम्हें कितना दर्द हुआ होगा। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम भी मुझसे प्यार करते थे? बर्बादी के आंसू एक एक बूंद करके गिर रहे थे। वो बेइंतहा दर्द उसे अंदर तक झकझोर रहा था। शांत अंधेरी रात में आसमान सितारों से भरा था। मरे हुए इंसान की कब्र के सामने सारे सच सामने आ गए थे। लिन काई तुरंत वापस नहीं लौटी। इसके बजाय उसने लोगों को मुझे सही तरीके से दफनाने का ऑर्डर दिया। उस दौरान उसके फोन की घंटी अनगिनत बार बजी। बिना फोन उठाए भी वो जानती थी कि वो कौन है। वो आदमी जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया था। पूरी रात से सुबह तक काम करने के बाद उसने आखिरकार सब कुछ हैंडल कर लिया। मेरी राख एशेस को उसने अपने हाथों से कब्र में रखा। उसे खुद से नफरत हो रही थी और सियांग से उससे भी ज्यादा। अगर उसने उसे धोखा न दिया होता तो मेरे मरने के बाद उसे ये सब क्यों पता चलता कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया था? उसने तो बार बार मुझे फंसाया, जिसकी वजह से काई ने मुझे इतनी चोट पहुंचाई।
कब्र के पत्थर पर खुदा हुआ नाम उसकी आंखों में चुभ रहा था। उसने कांपते हुए हाथ बढ़ाकर मेरे नाम को सहलाया। बेइंतहा गम उमड़ पड़ा। मैं मर चुका था। अब उसके जीने का क्या मतलब था? पर उससे पहले उसे एक काम और करना था। लिन काई के फोन की रिंगर एक बार फिर बजी। इस बार उसने उसे इग्नोर नहीं किया। उसकी आंखों का दुख गायब हो गया और उसकी जगह ठंडी नफरत ने ले ली। उसने फोन उठाया। काई, तुम कहाँ चली गई थीं? तुम अब जवाब क्यों दे रही हो? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। वो सियांग की आवाज थी। वो लगभग रो रहा था। पिछली रात वो फिक्र और डर में था कि कहीं बटलर मेरे एक्सीडेंट की खबर न दे दे। पर जब वो शावर लेकर बाहर आया तो लिन काई जा चुकी थी। इस वक्त वो बहुत एंग्जाइटी में था। उसे डर था कि अगले ही पल मैं लिन काई के साथ आ जाऊंगा और वो फिर से एक साइड कैरेक्टर बनकर रह जाएगा जिसकी कोई अहमियत नहीं है। वो लगभग पूरी रात जागा रहा, लगातार लिन काई और मुझे कॉल करता रहा, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। उस घबराहट ने उसे कपा दिया। वो वाकई मुझसे बहुत डरता था। ये जानते हुए कि वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, उसने लिन काई को किडनी डोनेट करने का नाटक किया। एवलांच में उसकी जान बचाने का झूठा नाटक किया और लगातार मुझे फंसाता रहा ताकि लिन काई मुझसे नफरत करे। उसने सोचा था कि एक बार शादी हो जाए तो फिर उसे काई को खोने का डर नहीं रहेगा। पर मेरी सिर्फ एक खबर ने बिना मेरे सामने आए ही लिन काई को उससे दूर कर दिया। आखिर ऐसा क्यों था? मैंने तो उससे प्यार नहीं किया था, मैंने उसे छोड़ दिया था। सियांग मुझसे नफरत करता था। अब जब लिन काई ने उसका कॉल उठाया तो उसने और कुछ सोचे बिना तुरंत अपना बेचारा बनने का नाटक शुरू कर दिया। तुम कल रात यहाँ नहीं थीं। मुझे चक्कर आ रहे हैं और सांस लेने में फिर से दिक्कत हो रही है। डॉक्टर ने कहा कि ये अभी भी मेरी मिसिंग किडनी की वजह से है। क्या तुम मेरे पास वापस आ सकती हो? वो अक्सर इसी बहाने का इस्तेमाल करता था और हर बार लिन काई अपना काम छोड़कर उसके पास आ जाती थी। ठीक है, मैं बस अभी आती हूँ। एक वक्त था जब उसे उस पर तरस आता था, पर अब जब उसे सच पता चल गया था तो सियांग का ये बहाना सुनकर लिन काई को घिन आ रही थी। सियांग की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो ऐसी बातें कहें? उसने एक ठंडी हंसी दी और फोन काट दिया। उसने जो सफेद वेडिंग ड्रेस पहनी थी उसे बदलकर फॉर्मल कूल्ड ब्लैक सूट, जो बिल्कुल किसी अंतिम संस्कार के कपड़ों जैसा था। सीलिन, क्या आप वापस जाना चाहती हैं? बटलर ने सही मौके पर पूछा। बेशक, मैं वापस जा रही हूं। भला मैं क्यों नहीं जाऊंगी? सियांग ने मुझसे शादी करने के लिए इतनी मुसीबतें झेली हैं। जाहिर है मुझे उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। लिन काई की आवाज में कोई इमोशन नहीं था जब वो कार में बैठी। 1 घंटे बाद वो सियांग के साथ अपने ब्राइडल स्वीट में वापस आ गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, शर्ट पहने हुए सियांग खुद को रोक नहीं पाया और उसकी तरफ लपका। काई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम कल रात कहाँ चली गई थीं? वो हमारी सुहागरात थी और तुम मेरे साथ भी नहीं थीं। वो जानता था कि भले ही उसके दिल में वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, पर लिन काई को उसकी बॉडी पसंद थी। वो कई बार फिजिकल हो चुके थे। वो लिन काई की पसंद नापसंद को अच्छी तरह समझ चुका था। अब वो उसे खुलेआम सेड्यूस कर रहा था, इस उम्मीद में कि वो हमेशा की तरह सब कुछ भूल जाएगी और पैशनेट होकर उसके साथ बेड पर चली जाएगी। पर लिन काई की आंखें पत्थर की तरह ठंडी थीं। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई मजाक हो। अपने चेहरे के इतने करीब मौजूद उस चेहरे को देखकर लिन काई ने उस आदमी की ठुड्डी पकड़ी। सियांग की उम्मीद भरी नजरों के बीच उसने बेरहमी से उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ा। थप्पड़ इतनी जोर का था कि सियांग जमीन पर गिर पड़ा। उसका गोरा चेहरा लाल होकर सूज गया। उसने अविश्वास के साथ ऊपर देखा। काई, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हें कितनी बार बचाया और तुमने मुझे मारा। बोलते बोलते उसे शायद कुछ समझ आया। अपना चेहरा पकड़ते हुए उसकी आंखों में धीरे धीरे जहरीली नफरत भर गई। अब मैं समझा, ये शायन है ना? क्या उसने तुमसे कुछ कहा? वो तुमसे प्यार नहीं करता। उसने जो भी कहा हो काई, क्या तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी? मैं वो हूं जो वाकई तुमसे प्यार करता है, वो जो तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। शायन तो बस ये जानता है कि तुम उसके लिए जो अच्छे काम करती हो उनका मजाक कैसे उड़ाना है। वो बस एक बेशर्म गोल्ड डिगर है। काई, क्या तुम ये पहले से नहीं जानती थी? वो रोते हुए बोला, जैसे उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई हो। पर उम्मीद के उलट इन बातों ने लिन काई को और भी ज्यादा आग बबूला कर दिया। सियांग, तुम अपनी मौत मांग रहे हो। जमीन पर पड़े उस आदमी की तरफ देखते हुए उसने उसे किक मारी, पर उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। लिन काई उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? पक्का ये शायन ने ही किया होगा। उसने ही कुछ किया होगा। सियांग की आंखें आंसुओं से भर गईं। वो जमीन पर घिसटते हुए लिन काई के पैरों के पास आया, रोते हुए और बेचारों की तरह अपना सिर हिलाते हुए बोला, काई, मुझे बताओ, मैंने क्या गलत किया? मैं सब ठीक कर दूंगा। प्लीज शायन की बातों पर यकीन मत करो, ठीक है? पर उस औरत की आंखों में अब पुराने प्यार का कोई निशान नहीं था। अगर बटलर ने इन्वेस्टिगेट किया होता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुम शुरू से मुझसे झूठ बोल रहे थे।
तुम किडनी डोनर नहीं थे और नहीं तुमने मुझे उस एवलांच में बचाया था। उसने सब खत्म कर दिया। वो शायन था जिसने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने उसके किए हुए कामों का क्रेडिट खुद ले लिया और लगातार उसे बदनाम करते रहे। सियांग, तुम्हारा कलेजा तो देखो। सियांग का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथों ने लिन काई की पैंट को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं नहीं चाहता था कि ये सब ऐसा हो। काई, प्लीज मुझ पर यकीन करो। मैं बस तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। मैं नहीं चाहता कि शायन तुम्हें बार बार चोट पहुंचाए, तुम्हें अकेला छोड़ दे। अब हमारी शादी हो चुकी है। अब शायन की परवाह मत करो। क्या हम बस एक साथ खुशी खुशी नहीं रह सकते? मैं वादा करता हूं कि मैं खुद को बदल लूंगा। काई, मैं तुमसे भीख मांगता हूं। मुझे माफ कर दो। मैं अब तुम्हारा पति हूं। सियांग लगातार ऊपर देखते हुए रोता रहा, इस उम्मीद में कि सामने वाला इंसान उसे बस एक बार माफ कर दे। पर वो भूल गया था कि लिन काई कभी भी रहम करने वाली इंसान नहीं थी, और मैं हमेशा से वही था जिससे उसने सबसे ज्यादा प्यार किया था। उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा किया कि मैं इस सिचुएशन में पहुंच गई। क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? जब तक तुम जाकर उससे माफी नहीं मांगते, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। सियांग ने रोना बंद कर दिया। उसकी आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि उसके पास अभी भी एक मौका है। वो लिन काई के साथ इतने समय से था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उसकी परवाह न करे। वो उसका रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने जल्दी से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक मुस्कान कौंधी। ठीक है, यही किया जाना चाहिए। ये मेरी गलती थी। शायन से माफी मांगना सही बात है। क्या उसे पैसे पसंद नहीं है? मैं उसे बहुत सारे पैसे दूंगा। वो पक्का बहुत खुश होगा। काई, तो वो कहाँ है? मैं अभी जाकर उससे मिलूंगा और माफी मांगूंगा। लिन काई ने उसकी तरफ देखा। उसके होठों के कोनों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे नर्क से आ रही हो। फिर तुम खुद नीचे जा सकते हो और उसके सामने अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हो। सियांग का चेहरा अचानक मौत की तरह पीला पड़ गया। उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। शायन चला गया? ये कैसे मुमकिन है? पक्का कोई गलती हुई है। ये पक्का तुम्हें वापस पाने की उसकी कोई चाल होगी। शायन कैसे जा सकता है? वो चिल्लाया। पर अगले ही सेकंड उस औरत ने उसका गला पकड़ लिया। लिन काई की आंखों में एक पागलपन वाली चमक थी। तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। अगर तुम नहीं होते तो शायन कैसे? अगर तुमने बटलर को मुझसे कांटेक्ट करने से नहीं रोका होता तो शायन को बचाया जा सकता था। मुझसे शादी करने के लिए तुम सच में किसी भी हद तक गिर गए। अब जब शायन चला गया है तो तुम पक्का संतुष्ट होगे। क्या तुम जानते हो वो कैसे मरा? वो तुम्हें बताएगा। सियांग, जब हम अपनी शादी कर रहे थे तब शायन आग में घिरा था। वो तुम ही थे जिसने बटलर को रोका, मुझे जानने से रोका। वरना मैं उसे बचा सकती थी। जब तक मैं वहां पहुंची वो आग की लपटों में समा चुका था। हर शब्द के साथ लिन काई की आंखों में गुस्से की आग तेज होती गई और उसके हाथ की पकड़ और मजबूत होती गई। उसने सियांग की गर्दन को जोर से दबा दिया। उस आदमी का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसके होंठ बैंगनी पड़ गए। वो विरोध का एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। उसके अंदर डर की एक गहरी लहर दौड़ गई। ये पहली बार था जब उसने लिन काई को इस तरह देखा था, इतना पागलों की तरह बेपरवाह। सियांग की आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। वो दम घुटने के दौरान खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था। कमजोर आवाज में बोला, सॉरी काई। हर शब्द पूरी ताकत लगाकर बोला गया था, पर लिन काई ने हाथ नहीं छोड़ा। वो उसे मरते हुए ठंडी नजरों से देखती रही जब तक कि वो बेहोश होने वाला नहीं हुआ। फिर अचानक उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी, जिससे सियांग जमीन पर जोर से गिर पड़ा। तुम्हें इस तरह मरने देना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। आज से तुम शायन को सब कुछ वापस करोगे। तुम वो सारा दर्द महसूस करोगे जिससे वो गुजरा था। सियांग जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था, सांस लेने के लिए तड़प रहा था। अभी उसे लगा कि वो मरने वाला है, पर उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि मर जाना बेहतर होता, क्योंकि लिन काई ने उसे बेरहमी से सजा सुना दी थी। जब सियांग की आंख खुली तो उसने खुद को एक एकदम अंधेरे बंद कमरे में पाया। जरा सी हलचल के साथ ही उसकी कमर का जख्म असहनीय रूप से दर्द देने लगा। कोई पट्टी नहीं, कोई डिसइंफेक्टेंट नहीं, कोई रिकवरी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। वो अब इतना कमजोर हो चुका था कि बोल भी नहीं पा रहा था। लेकिन लिन काई उसे इतनी आसानी से मरने नहीं देना चाहती थी। कोई रेगुलरली उसे खाना देने आता था ताकि वो बस जिंदा रह सके। एक हफ्ते बाद जैसे ही उसके जख्म भरने लगे, कोई अंदर आया और उसके सर्जिकल टांके स्टिचेस काट दिए। वो एक बार फिर असहनीय दर्द से गुजरा। उसकी चीखें पूरे बेसमेंट में गूंज उठीं। लिन काई सर्विलांस कैमरे पर सब कुछ देख रही थी। उसके हाथ में मेरी एक फोटो थी जब मैं जिंदा था। ये उस वक्त की थी जब हमारा रिश्ता अपने बेस्ट फेज में था। जब भी वो इस फोटो को देखती, उसे लगता जैसे वो पास्ट में पहुंच गई हो, उस वक्त में जो गरीबी से भरा था पर बहुत सुकून देने वाला था। हम दोनों ने साथ में स्ट्रगल किया था, साथ में मेहनत की थी,
डरते डरते हाथ पकड़े थे, किस किया था और साथ में अपने फ्यूचर के सपने देखे थे। फिर मैंने पत्थर दिल बनकर उसे छोड़ दिया और जब हम दोबारा मिले तो हालात बदल चुके थे और लोग जा चुके थे। उसकी यादों का वो मासूम और खूबसूरत इंसान अब मतलबी, नफरत के लायक और एक अजनबी बन चुका था। वो अब उसे पहचान नहीं पा रही थी। उसने पागलों की तरह मुझसे बदला लेना चाहा ताकि मुझे पता चल सके कि उसे छोड़ना मेरी गलती थी। लेकिन काश तुम बस एक बार बोल देते, काश तुम कह देते कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर तुम कह देते कि उस वक्त कोई वजह थी, तो वजह चाहे जो भी होती, मैं तुम पर यकीन कर लेती। पर क्यों? इतना सीधा सा सच तुम उसे समझ क्यों नहीं पाए? अगर तुम वाकई मुझसे प्यार नहीं करते थे तो तुमने बार बार मुझे क्यों बचाया? लिन काई की आंखें लाल थीं, आंसू खामोशी से गिर रहे थे और फोटो में मौजूद चेहरे पर ऐसे लग रहे थे जैसे हम दोनों के साझा आंसू हों। वो पछतावे से भरी थी। काश मैंने अपनी ईगो प्राइड छोड़ दी होती। पास्ट से क्या फर्क पड़ता था? फ्यूचर सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने सियांग की बातों पर यकीन क्यों किया और उसे इतनी बार चोट क्यों पहुंचाई? हमारे पास साथ रहने का साफ मौका था और भी आंसू गिरे। लिन काई दबी आवाज में सिसक रही थी। वो दिन जब हम एक दूसरे से प्यार करते थे, अब एक भ्रम, एक कमजोर बुलबुले और एक दूर के सपने जैसे लग रहे थे जो बहुत आसानी से कभी न लौटने वाला पास्ट बन चुके थे। वो कांपते हुए अपना माथा उस फोटो से टिकाकर बैठ गई। बटलर अंदर आया, ये सीन देखा और बोलने से पहले एक पल खामोश रहा। सीलिन, मिस्टर सियांग के जख्म अब चिंता की बात नहीं है। अच्छा, ऐसा है? लिन काई ने ऊपर देखा। हालांकि उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, पर उसकी टोन में फिर से वही संजीदगी आ गई थी। तो फिर अगले स्टेप के साथ आगे बढ़ो। जी, सीलिन। बटलर बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद सर्विलांस कैमरे पर देखा जा सकता था कि वो सियांग के लिए एक गिलास पानी लेकर आए। उस आदमी ने जल्दी जल्दी सारा पानी पी लिया, अपने सूखे गले को राहत दी, एक बूंद भी नहीं छोड़ी। पर जल्द ही ड्रग ने अपना असर दिखाया और सियांग का पूरा शरीर जलने लगा। ये वही चाल थी जो उसने कभी मेरे खिलाफ चली थी। उस रात अगर काई न होती तो मुझे जबरदस्ती किसी और के साथ फिजिकल होना पड़ता। अब सियांग इतना लकी नहीं रहने वाला था। लिन काई की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं जब उसने देखा कि कई हट्टे कट्टे आदमी बेसमेंट में दाखिल हुए। नहीं, नहीं, मेरे पास मत आओ, सियांग चिल्लाया। पागलों की तरह अपने हाथ पैर मारने लगा, उन लोगों को पीछे धकेलने की कोशिश करने लगा। पर उसमें जरा भी ताकत नहीं थी और उन लोगों ने उसे आसानी से पकड़ लिया। ये टॉर्चर कई दिनों तक चला और सियांग की आंखें पथरा गईं। उसका चेहरा उम्मीद खो चुका था। वो जमीन पर किसी गंदे फटे हुए कपड़े की तरह पड़ा था जिसकी अब कोई गरिमा नहीं बची थी। 1 महीने से भी कम समय में उसका वजन बहुत गिर गया था। उसकी पुरानी चमक गायब हो चुकी थी। यहां तक कि जब लिन काई पास आई उसने नोटिस भी नहीं किया। उसने नोटिस तक नहीं किया। वो औरत काफी देर तक उसे नीचे देखती रही। खुद पर किसी की नजर महसूस करके सियांग के सुस्त दिमाग ने धीरे धीरे रिएक्ट किया। उसकी नजरें धीरे धीरे फोकस हुईं। उस तरफ देखते ही उसने लिन काई को देखा। एक पल में उसे जैसे उम्मीद की किरण दिखी। वो अचानक रेंगते हुए आया और उसके पैर पकड़ लिए। काई, मुझे पता है मैं गलत था। मुझे वाकई पता है कि मैं गलत था। मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे भीख मांगता हूं। मैं बदल जाऊंगा। तुम फिर कभी वो सब नहीं देखोगी। पहले जो भी हुआ मेरी गलती थी। जब तक तुम मुझे माफ कर दोगी मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। काई, मुझे बचा लो। अब ये सब और मत करो। मैं डर गया हूं। मैं वाकई बहुत डर गया हूं। उस आदमी की आंखों में डर असली था, पर उसके पास अभी भी माफ किए जाने का मौका था, जबकि मेरे पास कुछ नहीं बचा था। ये सोचकर लिन काई का दिल पत्थर सा रहा जब उसने सियांग की दयनीय हालत को देखा। जब तक तुम एक आखिरी काम नहीं करते और शाइन का सारा उधार नहीं चुका देते मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। उसने एक ऐसा लालच दिया जिसे ठुकराना सियांग के लिए मुश्किल था। इस नर्क जैसे कमरे से निकलने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। उसने पागलों की तरह सिर हिलाया। मैं कुछ भी करूंगा। काई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। सियांग ने प्यार भरी नजरों से उसकी ओर देखा। लिन काई ने एक ठंडी हंसी दी। उसे ये नहीं बताया कि करना क्या है और बेसमेंट से बाहर निकल गई। सियांग को जल्द ही पता चल गया जब किसी ने बेसमेंट में पेट्रोल डाल दिया, जिसकी तीखी गंध उसके नथुनों में भर गई। जैसे ही सियांग का चेहरा पीला पड़ा, एक चिंगारी ने बेरहमी से सब कुछ आग के हवाले कर दिया। उसके चेहरे के भाव प्यार से बदलकर खौफ में बदल गए। आग भड़क उठी, बिल्कुल उस दिन जैसी आग। काई, लिन काई, तुम ऐसा नहीं कर सकती। काई, मुझसे गलती हो गई। वो पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा, मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगा। घना धुआं और लपटें उसके ठीक बगल में थीं। वो बेबसी में रोया, पर किसी ने उसकी पुकार का जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा आखिरकार नफरत में बदल गया। जैसे ही वो आग की लपटों में समा रहा था, वो पागलपन की हद तक पहुंच गया, हर किसी से नफरत करने लगा। ऐसा क्यों था कि इतना सब होने के बाद भी लिन काई उसी के लिए तड़प रही थी, उसे छोड़ नहीं पा रही थी?
ऐसा क्यों था कि वो जो सिर्फ खुशियां चाहता था उसे इस तरह टॉर्चर किया गया? ये सब तुम्हारी गलती है लिन काई। तुम्हें शायन कभी नहीं मिलेगा, वो तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा। आग ने उसके शरीर को निगल लिया। बहुत जल्दी सारे जहरीले श्राप गायब हो गए। आग एक दिन और एक रात तक चलती रही। बेसमेंट की हर चीज राख बन गई, बिल्कुल उस दिन की तरह जब तक आखिरी चिंगारी नहीं बुझ गई, बंद दरवाजा नहीं खोला गया। सियांग पूरी तरह से जलकर काला पड़ चुका था। उसका चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो गया था। वो देखने में बहुत भयानक लग रहा था, पर उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं, क्योंकि ये आग उसे तड़पाने के लिए थी, मारने के लिए नहीं। लिन काई ने बेरुखी से एक नजर डाली और बटलर को बुलाया। अगर वो मेरे पास रहना चाहता है तो उसे ये पता होना चाहिए कि मेरी आंखों में सिर्फ शायन है। इसे प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल ले जाओ। जमीन पर पड़ा वो आदमी एक शब्द भी नहीं कह सका। उसकी आंखें फटी हुई थीं जिनमें जहरीली नफरत भरी थीं। उसके शरीर की सारी स्किन बदल दी गई। उसके चेहरे की हड्डियों को तराशा गया और स्किन ग्राफ्टिंग की गई। धीरे धीरे उसे बिल्कुल मेरी तरह दिखने वाला बना दिया गया। तीसरे दिन जाकर उसके चेहरे की सर्जरी पूरी हुई और उसके जलने का इलाज शुरू हुआ। 3 महीने बाद वो पूरी तरह ठीक हो गया और उसका चेहरा अब अपने पुराने रूप में नहीं पहचाना जा सकता था। वो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था। शीशे में अपना चेहरा देखकर सियांग ने गुस्से में पास की हर चीज को तोड़ना शुरू कर दिया। वो अपने दिल की आग को चिल्लाकर बाहर निकाल रहा था। वो ब्राइडल स्वीट जिसके लिए वो हमेशा तरसता था, अब उसकी जेल बन चुका था। उसके इस पागलपन की किसी को परवाह नहीं थी। बटलर ने बेरुखी से उसे याद दिलाया, सर, सीलिन जल्द ही घर आने वाली हैं। बस इसी एक जुमले ने सियांग को तुरंत आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। वो हर चीज से खौफजदा था। रात के 8 बजे लिन काई सही वक्त पर घर लौटी। सियांग ने जैसा सोचा था उसके उलट, वो अपने साथ एक और मर्द को लेकर आई थी। काई? सियांग डर के मारे आगे बढ़ा। उसकी नजर दूसरे जवान लड़के पर पड़ी। वो बिल्कुल सियांग के पुराने रूप जैसा दिख रहा था। इसने उसके दिल के दर्द को और गहरा कर दिया। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि लिन काई किससे प्यार करती है, मुझसे या उससे। लेकिन वो सिर्फ इतना जानता था कि उसने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। लिन काई के पास उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता था, सिर्फ वही होना चाहिए था। घर में गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव्स खत्म हो गए हैं। जाओ मेरे लिए कुछ ले आओ। लिन काई ने उस लड़के को गले लगाया। सियांग कांप उठा। वो अपने आंसू गिरने से नहीं रोक पाया। लिन काई काफी समय से उसके साथ करीब नहीं हुई थी। वो उसे हमेशा गंदगी और घृणा की नजरों से देखती थी। अब वो इस लड़के के साथ इन्वॉल्व होना चाहती है जो कहीं से भी उठकर आ गया है। उसने उस लड़के को घूर कर देखा, जैसे उसे जिंदा चबा जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को सिड्यूस करने की? तुम प्रिटी बॉय। ये कड़वे शब्द शायद अनगिनत औरतों ने उसे कहे थे। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, लिन काई ने बेरहमी से उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। उसके चेहरे पर एक मजाक भरी मुस्कान थी। उस वक्त शायन ऐसी बातें नहीं करता था। क्या तुम फिर से भूल गए? सियांग कुछ कहना चाहता था, पर लिन काई के सामने वो सिर्फ अपने आंसू पीकर रह गया और उन दोनों को मास्टर बेडरूम में जाते हुए देखता रहा। कुछ ही देर में उन दोनों की आवाजें दरवाजे के बाहर तक गूंजने लगीं, जिसने सियांग को लगभग पागल कर दिया। उसने लिविंग रूम में अपनी पहुंच की हर चीज को तोड़ डाला, अपनी भावनाओं को बाहर निकाला। आखिर क्यों शायन के चले जाने के बाद भी लिन काई उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखती? उसने साफ तौर पर इतनी भारी कीमत चुकाई थी। सियांग नफरत से भर गया। काफी समय बाद वो उसे उस कमरे में ले आया जिसे उसने अपना समझा था। सियांग की आंखें खून की तरह लाल थीं। वो सामने वाले इंसान को नफरत से घूर रहा था, पर उस लड़के ने बस बेरुखी से मुस्कुराया और फिर उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ा। लिन काई ने भी पक्का ये सुना होगा, पर उसने इसे रोका नहीं। एक तरह से सियांग के उस नीच दर्जे को चुपचाप स्वीकार कर लिया। सही बात है, हालांकि अब उसके पास मिस्टर लिन का टाइटल था, पर उसकी हैसियत एक कुत्ते से भी कम थी, बिल्कुल मेरी तरह जैसा मैं उस वक्त था। उसने अपना चेहरा पकड़ा और एक पल के सदमे के बाद वो पूरी तरह उत्तेजित हो गया। तुम्हें मुझे मारने का क्या हक है? मैं उसका पति हूं, मैं उसका लीगल हस्बैंड हूं। तुम अदर मैन हो, मरने के लायक तो तुम हो। उसने उस लड़के को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, पर वो लड़का बस मुस्कुराया और दरवाजा बंद कर लिया। सियांग सिर्फ दरवाजे के बाहर खड़ा रह गया। उसका दिल निराशा से भरा था और उसे इतना दर्द हो रहा था जैसे वो मर रहा हो। अगले दिन जब दरवाजा दोबारा खुला, सियांग पूरी रात सोया नहीं था। वो तब से वहीं पहरा दे रहा था। जब उसने आखिरकार लिन काई को देखा तो वो बेतहाशा आगे बढ़ा। काई, प्लीज ऐसा मत करो। हालांकि मैंने तुमसे झूठ बोला, पर मैं तुमसे वाकई प्यार करता हूं। मैंने तुम्हें कई सालों तक चाहा है। मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो। शायन अब चला गया है। मैंने अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित कर लिया है। अब मुझे इस तरह और मत तड़पाओ। वो रोते हुए बोला। उसने चाहे कितना भी टॉर्चर सहा हो, पर उसके दिल में सबसे बड़ा डर लिन काई का उसे छोड़ जाना था।
अब उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसके पास अब सिर्फ लिन काई बची थी। वो मेरा सब्स्टिट्यूट बनकर रहने को तैयार था। वो लिन काई से अपनी बेइज्जती भी करवा सकता था। बस एक ही चीज थी, वो उसे छोड़ नहीं सकती थी। चाहे वो उसे बस एक नजर देख ले, बस एक बार उसकी तरफ देख ले। पर लिन काई का उसे माफ करने का कोई इरादा नहीं था। उसकी आवाज ठंडी थी जिसने सियांग की सारी उम्मीदें तोड़ दी। दफा हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम लेने की? तुम पर उसका जो उधार है वो कभी नहीं चुकाया जा सकता। वो उस जवान लड़के के साथ वहां से चली गई। सियांग वहां सन्न खड़ा रह गया। क्या उसने अभी भी पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई थी? वो इस हालत में पहुंच चुका था, फिर भी ये उस दर्द का 1% भी नहीं था जिससे मैं गुजरा था। क्या वाकई उसे इसके लिए मरना होगा तभी काफी होगा? लिन काई, तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकले, लिन काई ने उस लड़के को अपनी बाहों से अलग कर दिया। चाहे ये लड़के हों या सियांग, उसके मन में किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थीं। वे सब बस वो जरिया थे जिनसे वो मेरे खिलाफ किए गए अपने पापों का प्रायश्चित कर रही थी। सी लिन, अब मैं चलता हूं। वो लड़का खामोशी से चला गया। वो बस एक मोहरा था, पर उसमें महत्वाकांक्षा की कमी नहीं थी। लिन काई ने बिना कोई जवाब दिए सिर हिलाया। वो धीरे धीरे चल रही थी, अकेली, बिना किसी मकसद के, बिना किसी दिशा के। उसे बस मेरी याद आ रही थी। भीड़ भरी सड़क पर बहुत से लोग उसके पास से गुजरे, पर उनमें से कोई भी मैं नहीं था। अपना सिर दोबारा उठाते ही उसे अचानक एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। लिन काई ने उस इंसान का पूरा चेहरा भी नहीं देखा था। उसने बस उसकी प्रोफाइल, साइड का चेहरा की एक झलक देखी, पर उसकी नजरें वहीं जम गईं। ऐसा लगा जैसे किस्मत ने उसे मुझे नोटिस करने के लिए ही वहां भेजा हो। उसका दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगा। वो सुन्न होकर देखने लगी, उस साये का पीछा करने लगी जो किसी और के गले में हाथ डाले चल रहा था। मैंने अपना सिर घुमाया और अपने साथ चल रही औरत से कुछ कहा। इससे लिन काई को आखिरकार मेरा चेहरा दिख गया। वो बिल्कुल मेरे जैसा था। वो काफी देर तक अविश्वास में देखती रही। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। कोई गलती नहीं थी, वो शायन ही था। वो कभी गलत नहीं हो सकती थी। मैं मरा नहीं था। वो इंसान जिसके लिए वो दिन रात तड़प रही थी, वो जिंदा था। और तो और, वो उसके इतने करीब था। उस पल खोई हुई चीज को वापस पाने की खुशी उस पर हावी हो गई। वजह चाहे जो भी हो, जब तक मैं जिंदा था उसके लिए वही काफी था। लिन काई मेरा पीछा करना चाहती थी, पर तभी मैंने अपने बगल वाली औरत को किस किस किया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी और मुझे पकड़ लिया। शायन, उसने दांत पीसते हुए मेरा नाम लिया। उसे अपनी आंखों के सामने दिख रही चीज पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे लिए उसने सियांग को रोज टॉर्चर किया, मेरी कब्र पर जाकर पछतावा किया और माफी मांगी। उसने तो यहां तक तय कर लिया था कि सियांग से निपटने के बाद वो भी मर जाएगी ताकि अगले जन्म में अपने प्यार से मिल सके। पर न सिर्फ मैं जिंदा था, बल्कि मैं किसी और के साथ था। क्या शायन उससे इतनी नफरत करता था कि उसने अपनी मौत का नाटक सिर्फ उससे दूर जाने के लिए किया? उसने मेरी कलाई को कसकर पकड़ लिया, उस चेहरे को घूरते हुए जिसके लिए वो दिन रात तरसी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। उसने कई बार सोचा था कि अगर मैं जिंदा होता, अगर मैं उसे मिल जाता, तो वो मेरे साथ रहने के लिए कुछ भी करती। मैं उसे मार सकता था, डांट सकता था, यहां तक कि अपनी दी हुई किडनी भी वापस ले सकता था। जब तक मैं वापस आ सकता था, वो कुछ भी करने को तैयार थी, अपनी जान तक देने को। वो मुझे साबित करना चाहती थी कि वो 18 साल की लिन काई जो मुझसे निस्वार्थ प्यार करती थी, वही आज की 28 साल की लिन काई है। सियांग बस उसकी एक गलती थी। पर अब जब वो मुझसे वाकई दोबारा मिली थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मैंने चिड़चिड़े भाव से उसका हाथ झटक दिया। तुम कितनी परेशान करने वाली हो लिन काई? क्या मैं अपनी मौत का नाटक करके भी तुमसे नहीं बच सकता? उस एक जुमले ने लिन काई के दिल पर गहरा घाव कर दिया, जिससे उसका दम घुटने लगा। अभी एक पल पहले वो सोच रही थी कि शायद कोई गलत फहमी हुई है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यही सच होगा। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? वो कांपते हुए बस यही एक जुमला बोल पाई। जब मैंने पास्ट में उसे छोड़ा था, तब भी लिन काई ने यही पूछा था। अब जब मैंने उससे दूर जाने के लिए अपनी मौत का नाटक किया, तब भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। क्या तुम वाकई मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते? क्या तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है? फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? तुमने मुझे अपनी किडनी क्यों दी? बस मुझे एक वजह दे दो, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। मैं तुम पर यकीन कर लूंगी, पर कोई वजह नहीं थी। मैं आज भी उतना ही ठंडा और पत्थर दिल था जैसा उस साल था। बेशक मुझे तुमसे नफरत है, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। लिन काई, उम्मीद है कि तुम्हें अब अपनी असलियत समझ आ गई होगी। बस ये मान लो कि मैं उस आग में मर गया था। अब मेरा एक नया नाम है। मेरा नाम फू यू है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? उसने हमें अपनी आंखों के सामने से जाते हुए देखा, जब तक कि हम ओझल नहीं हो गए, और फिर वो जमीन पर गिरकर चीखने लगी। सड़क पर चलते अनगिनत लोग उससे डर गए।
उसे पागल औरत कहने लगे। पर उन 6 महीनों में जब मैं मरा हुआ था, उसे भी लगा था कि वो पागल हो गई है। वो मर चुकी थी, मेरे साथ उस आग में मर चुकी थी। अब मैं उसे बता रहा था कि वो सब बस उससे बचने के लिए था। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो शायन? तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? उसने बटलर को कॉल किया और तुरंत इस फू यू और मेरे साथ वाली औरत की जांच करने को कहा। एक बार सुराग मिलने के बाद जांच बहुत आसान हो गई। फू यू की पहचान एक विदेशी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और फू फैमिली के गोद लिए हुए बेटे के रूप में हुई, और मेरे साथ वाली औरत मेरी मंगेतर फियांसी थी, जो बाई फैमिली की सबसे छोटी बेटी थी। लिन काई बाई फैमिली को जानती थी। वे कोई बहुत बड़ी पावर नहीं थे, बस उनका अपर क्लास में थोड़ा नाम था। शायन, मुझे दोबारा छोड़ने के बाद क्या फू फैमिली तुम्हारी पसंद है? उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। ये बताना मुश्किल था कि ये दर्द था या नफरत। उसने अपना मन बना लिया था। इस बार चाहे जो भी करना पड़े, उसे मुझे अपने पास ही रखना था। चाहे मैं उससे नफरत ही क्यों न करने लगूं, वो अब मुझे जाने नहीं देगी। 2 बार छोड़े जाने की नफरत ने मेरे लिए उसके प्यार को एक जुनून, ऑब्सेशन में बदल दिया था। घर पहुंचने पर लिन काई ने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और सीधे अपने कमरे में चली गई। उसे ध्यान से सोचना था कि मुझे वापस कैसे पाया जाए। पर इन पिछले कुछ दिनों में ऐसा नहीं था कि वो घर नहीं आई। इस बार वो बहुत कम ही घर पर अकेली आती थी, जिससे सियांग को उम्मीद की एक किरण दिखी। उसने खुद एक शानदार खाना बनाया। कल उस लड़के के साथ जो हुआ, उसके बाद उसने बहुत सोच समझ लिया था। वो अब लिन काई का पति था। मैं अब आसपास नहीं था, इसलिए अब कोई लिन काई के लिए उससे लड़ नहीं सकता था। जब तक काफी समय बीत जाएगा, लिन काई अपने आप मुझे भुला देगी और देखेगी कि वो उसके लिए कितना अच्छा था। सियांग ने लिन काई के साथ बुढ़ापे तक साथ रहने के सपने सजाए। वो सावधानी से ऊपर गया और दरवाजा धकेला। काई, मैंने डिनर बना लिया है, आओ और इसे चखो। वो मुस्कुराया, बिल्कुल मेरी तरह दिखते हुए। वो जानता था कि अपने इस चेहरे के साथ लिन काई चाहे कितनी भी गुस्सा क्यों न हो जाए, उसने कभी भी इस चेहरे पर हाथ नहीं उठाया था जो मेरा था। लेकिन आज जैसे ही लिन काई ने सियांग का चेहरा देखा, उसे मेरी बेरुखी याद आ गई। उसका गुस्सा तुरंत भड़क उठा। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मुझ पर हाथ उठाए, पर सियांग के साथ बात अलग थी। उसकी तरफ देखते हुए वो बिना किसी इमोशन के बोली, यहां आओ सियांग, मुझे तुम्हें देखने दो। उस आदमी का चेहरा खुशी से चमक उठा और वो कुछ कदम चलकर उस औरत के सामने खड़ा हो गया। इस चेहरे ने शुरुआत में हड्डियों को तराशने और स्किन को घिसने का दर्द सहा था। 3 दिनों तक मॉडिफिकेशन चले थे ताकि वो बिल्कुल मेरी तरह दिख सके। लिन काई ने सियांग की ठुड्डी पकड़ी और उसके दिल में बेनतहा नफरत जाग उठी। जाओ और इस चेहरे को बर्बाद कर दो, उसने कहा और उसे छोड़ दिया। क्या? सियांग को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि उसने गलत सुना है। लिन काई उसे अपना ये चेहरा बिगाड़ने के लिए कैसे कह सकती थी, जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था? क्या तुम्हें समझ नहीं आया? मैंने कहा इस चेहरे को खत्म कर दो। वो अचानक दहाड़ी। सियांग इतना डर गया कि वो कांपने लगा। उसने टेबल पर एक फोल्डर देखा। हालांकि अंदर मौजूद आदमी का नाम फू यू था, पर उसने भी लिन काई की तरह एक झलक में पहचान लिया कि वो मैं हूं। सिर्फ मैं ही लिन काई को इस तरह बिहेव करने पर मजबूर कर सकता था। शायन मरा नहीं था। एक पल में सियांग का चेहरा सफेद पड़ गया। क्योंकि शायन जिंदा था, इसलिए वो चाहती थी कि वो खुद को बदसूरत, डिस्फिगर बना ले। लिन काई ने कभी उसकी परवाह ही नहीं की थी। इस पल सियांग को ये बात एकदम साफ समझ आ गई। उसका दिल अचानक निराशा से भर गया। वो चाहे जो भी कर ले, लिन काई के दिल में उसकी कीमत मेरे एक बाल के बराबर भी नहीं थी। और वो बेवकूफ की तरह सोच रहा था कि बुरा वक्त बीत चुका है और अगर वो तमीज से रहेगा तो लिन काई उसे अपना लेगी। पर यह बेकार था। शायन जिंदा हो या मर जाए, लिन काई उसे कभी नहीं देखेगी। वो तो मेरे प्रति अपने पछतावे की वजह से खुद को भी अंतहीन टॉर्चर करती रहेगी। गलती उसकी थी, पर क्या लिन काई गलत नहीं थी? सियांग एक ठंडी हंसी हंसा। उसके मन में उसके लिए जो प्यार था वो अब पूरी तरह खत्म हो चुका था और उसकी जगह सिर्फ नफरत बच गई थी। क्या तुम बहरे हो? तुमने अभी तक किया क्यों नहीं? लिन काई ने अपनी भौहें सिकोड़ी। सियांग ने पहले कभी उसकी बात नहीं टाली थी। मैं ये क्यों करूं? अगर उसका कोई उधार है तो वो तुम पर है। पर कई दिनों के टॉर्चर ने सियांग को टूटने पर मजबूर कर दिया था। ये खबर कि मैं जिंदा हूं उसके लिए आखिरी तिनका साबित हुई, जिसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अभी भी ये सोच रहा था कि उसका किया हुआ कुछ भी मेरे मुकाबले कम पड़ रहा है। उसने नफरत से लिन काई की तरफ देखा। क्या वो तुम्हारे दिल में इतना इंपॉर्टेंट है? हालांकि उसने तुम्हें बार बार छोड़ा, फिर मेरा क्या? मैं आखिर हूं क्या? मैंने भी तुम्हें इतने सालों तक प्यार किया है। लिन काई, तुम पक्का कभी मुझे पसंद करती थी, है ना? वरना तुम मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों करती? वो शायन कब का मर चुका है। उसे अब तुम नहीं चाहिए। क्या तुम बस एक बार मेरी तरफ नहीं देख सकती? वो तब तक चिल्लाया जब तक उसकी आवाज भारी नहीं हो गई। पर इन शब्दों ने लिन काई को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया।
उसने सियांग को गले से पकड़ा और उसे टेबल पर पटक दिया। उसकी आंखें पागलपन से भरी थीं। मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया, जरा सा भी नहीं सियांग। वो तुम ही थे जिसने कार एक्सीडेंट का नाटक किया ताकि मुझे शादी के लिए मजबूर कर सको। इसके अलावा शायन अब मरा नहीं है, उसने मुझे छोड़ा नहीं है। वो वापस मेरे पास आएगा, मैं उससे शादी करूंगी, मैं उसके साथ बूढ़ी होंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को शायन से कंपेयर करने की? सच्चा दुख और कुछ नहीं बल्कि एक मरा हुआ दिल है। सियांग की आंखों में आंसू भर आए। वो पहले तो हल्का सा हंसा, फिर पागलों की तरह अट्टहास करने लगा। उसकी आंखों में नफरत और मजाक भरा था। तुम ही थी जो शायन को रोक नहीं पाई, तुम ही थी जिसने पैसों का इस्तेमाल करके उसे बार बार नीचा दिखाया। ये सब तुमने किया लिन काई। तो क्या हुआ अगर उसने तुम्हें बचाया? उसने बहुत पहले तुमसे प्यार करना छोड़ दिया था। अब सिर्फ तुम ही हो जो आगे नहीं बढ़ पा रही हो। लिन काई, आखिरकार तुम्हें वही मिला जिसके तुम लायक हो। तुम और शायन कभी एक साथ नहीं हो पाओगे। उसकी आंखों की नफरत ने लिन काई को डरा दिया। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर इस आदमी ने अब उससे माफी नहीं मांगी। वो बस उसका मजाक उड़ाता रहा, उसे कोसता रहा। नर्क की कीचड़ की तरह इसने लिन काई की आंखों में घबराहट की एक लकीर पैदा कर दी। चुप हो जाओ, शायन और मैं एक साथ रहेंगे। हम हमेशा खुश रहेंगे। हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। लिन काई ने एक गहरी सांस ली। उसे अचानक बहुत थकान महसूस हुई। दरवाजे पर दस्तक हुई। बटलर अंदर आया। सियांग को जमीन पर देखकर वो ज्यादा हैरान नहीं हुआ। सीलिन, 2 दिनों में बाई फैमिली एक पार्टी होस्ट कर रही है, क्या आप उसमें शामिल होंगी? मैंने सुना है कि वे ऑफिशियली शायन और मिस बाई की शादी का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। लिन काई ने अपना माथा रगड़ा। उसकी आवाज धीमी थी। हम जाएंगे। न सिर्फ मैं जाऊंगी बल्कि मैं एक बहुत बड़ा गिफ्ट भी तैयार करूंगी। मैं बाई फैमिली से मिलना चाहती हूं। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को चुराने की? इसके अलावा सीलिन, हमें कुछ अजीब पता चला है। ये बाई फैमिली की यंग लेडी के बारे में है। लिन काई ने अपनी आंखें खोलीं। ये सच है कि मिस बाई विदेश से लौटी हैं, पर उनका फैमिली बिजनेस सिर्फ उतना नहीं है जितना दिखता है। अगर शायन उनकी फैमिली ज्वाइन करता है तो मुझे डर है। बटलर ने संक्षेप में बताया जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था। जितना ज्यादा उसने सुना, लिन काई उतनी ही खौफजदा होती गई। वे मेरे साथ बिल्कुल भी ईमानदार नहीं थे। अगर मैं वहां गया तो पक्का मेरा तब तक इस्तेमाल किया जाएगा जब तक कुछ बाकी न रह जाए। लिन काई ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। कुछ दिनों बाद बाई फैमिली की पार्टी अपने तय समय पर हुई। बाई फैमिली के इन्फ्लुएंस को देखते हुए इस पार्टी में सिर्फ कुछ दोस्त और रिश्तेदार ही मेहमान थे। वहां कोई बड़े बिगविग्स नहीं आने वाले थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लिन काई यहां आएगी। सीलिन, खराब स्वागत के लिए मैं बहुत माफी चाहता हूं। ये सोचकर ही खुशी हो रही है कि आप मेरी इस छोटी सी पार्टी की शोभा बढ़ाने आईं। बाई फैमिली का मौजूदा सीईओ एक साथ खुश भी था और डरा हुआ भी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे सीलिन जैसी बड़ी हस्ती से जान पहचान कर पाएंगे। मेरे पति को इसमें इंटरेस्ट है, इसलिए मैं देखने आई हूं कि वो यहां कौन सा खेल खेल रहा है। लिन काई का चेहरा एकदम सपाट था। ओह, क्या ऐसा है? मुझे वो दिख क्यों नहीं रहे? मैं अपने बच्चों को बुलाता हूं ताकि वे उन्हें थोड़ा एंटरटेन कर सकें। सीईओ ने बहुत तमीज से बात की। वजह चाहे जो भी हो, लिन काई का आज उनकी पार्टी में होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उसने बाकी मेहमानों को इग्नोर किया और सारा ध्यान लिन काई के साथ रहने पर लगा दिया। वो लिन काई को बाई फैमिली के बिजनेस और आज की पार्टी के असली मतलब के बारे में बता रहा था। सच तो ये है कि मेरी नालायक बेटी फू फैमिली के एक जवान लड़के को पसंद करती है और उसी से शादी करने की जिद पर अड़ी है। हालांकि हम लिन फैमिली की दौलत का मुकाबला तो नहीं कर सकते, पर फिर भी हमें कम से कम फॉर्मेलिटीज तो निभानी ही पड़ती हैं। इसलिए हमें शादी को ऑफिशियल करने के लिए दोनों बच्चों की पहले सगाई एंगेजमेंट करवा रहे हैं। सीईओ बाई ने हंसते हुए कहा। लिन काई ने बेरुखी से जवाब दिया। उसे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ा जब तक लाइटें धीरे धीरे मध्यम नहीं हो गईं और सारा फोकस स्टेज पर नहीं आ गया। तभी लिन काई की नजरें गंभीर हो गईं। हालांकि ये सिर्फ एक सगाई थी, पर हाथ में हाथ डाले ऊपर आ रहे दोनों लोगों ने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। मैंने ब्लैक सूट पहना था और बाई शाओलान ने सफेद वेडिंग ड्रेस। ये पहली बार था जब लिन काई ने मुझे शादी के कपड़ों में देखा था। उस औरत की नजरें उसी साये पर टिक गईं जिसके सपने वो दिन रात देखती थी। हेलो मेहमानों, आप सबका स्वागत है और हमारी बाई फैमिली की पार्टी में आने के लिए शुक्रिया। आज हम एक जरूरी बात अनाउंस करने वाले हैं, वो ये कि मैं बाई शाओलान फू फैमिली के फूयू से सगाई करने जा रही हूँ। वो औरत बहुत चमकते हुए मुस्कुराई। उसने मेरा हाथ थामा जिस पर एक चमकती हुई अंगूठी पहनाई गई थी। सबने तालियां बजाईं। पास खड़े सीईओ बाई की मुस्कुराहट से उनके चेहरे की झुर्रियां साफ दिख रही थीं। सिर्फ लिन काई बिना हिले डुले स्टेज पर मौजूद इंसान को एकटक देखती रही। सीलिन, क्या आपके पति अभी तक नहीं पहुंचे?
ये नोटिस करते हुए कि लिन काई का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा, सीईओ बाई ने देरी नहीं की और फिक्र के साथ पूछा। लिन काई ने उसकी तरफ नहीं देखा। वो अभी भी मुझे ही देख रही थी और धीरे से फुसफुसाई, वो यही है, कितना हैंडसम है। ठीक इसके बाद वो खड़ी हो गई, जिसकी वजह से मुस्कुराते हुए मेरी नज़र तुरंत लिन काई पर पड़ी। वो वाकई यहां भी आ गई थी। एक पल के लिए मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं उसे हैरानी से देखता रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतनी कड़वी बातें कही थीं, फिर भी लिन काई ने मेरा पीछा किया। वो मेरी सगाई की सेरेमनी में भी आ गई। मेहमानों की भीड़ के बीच हम दोनों ने दूर से एक दूसरे को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी आंखों में सिर्फ सामने वाला इंसान ही मौजूद हो। कहने को 10,000 बातें थीं, पर इस पल हम जैसे एक दूसरे के दिल की बात समझ गए थे। लिन काई का दिल तेजी से धड़कने लगा, पता नहीं क्यों, पर उसे यकीन था कि मैं आज भी उससे प्यार करता हूं। हालांकि मैंने अब अपना नाम बदलकर फुयू रख लिया था और मैं भी समझ गया था कि लिन काई क्या करना चाहती है। मेरा चेहरा घबराहट से पीला पड़ गया। मैं लिन काई को कदम दर कदम ऊपर आते हुए नहीं देख सकता था। आप सबकी दुआओं के लिए शुक्रिया। आज एक शुभ दिन है। मुझे यकीन है किसी को कोई ऐतराज ऑब्जेक्शन नहीं होगा, है ना? बाई शाओलान ने मजाक किया। सब लोग जाहिर तौर पर हंस पड़े, पर लिन काई की मजबूत आवाज ने उस शोर को चीर दिया और हर तरफ साफ गूंजी। मुझे ऐतराज है। वो स्टेज पर मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। सी लिन। हालांकि शाओलान अभी हाल ही में देश लौटी थी, पर उसने लिन फैमिली की साख के बारे में सुन रखा था। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। हालांकि लिन काई ने उसे एक नजर तक नहीं देखा। उसकी आंखें हमेशा मेरे चेहरे पर टिकी थीं। उसकी आवाज नरम हो गई। शायन, नहीं, फुयू मेरे साथ चलो, मैं तुमसे प्यार करती हूं। ऐसा लगा जैसे वो सालों पहले वाले उस वक्त में लौट गई हो जब उसने मुझसे इजहार किया था। उसने मुझे बेताबी से पर पूरी गहराई से देखा। उसकी आंखों में सिर्फ मैं था। लिन काई, तुम बार बार समझने से मना क्यों कर रही हो? मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। पास्ट का अंजाम यहां रिपीट नहीं हुआ। मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। लिन काई का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसने अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बाई शाओलान ठीक नहीं है। वो तुम्हारी मौत की वजह बनेगी। मैं जो कह रही हूं वो सच है। उसका बिजनेस विदेश में सब। बस बहुत हुआ। मैंने उसका हाथ झटक दिया। मेरी आंखों में निराशा, गुस्सा और फटकार थी। अगर कोई चीज गायब थी तो वो था उसके लिए प्यार। तुमने लिन काई का दिल इतनी बेरहमी से छलनी कर दिया था। तुम्हारे साथ रहना ही मेरी मौत की वजह बनेगा। तुमने मुझे सियांग को खून देने के लिए मजबूर किया। तुमने पैसों से अनगिनत बार मेरी बेइज्जती की। असली नीच इंसान तो तुम हो। बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हें छोड़ा था। तुम फिर से मुझे ढूंढने क्यों आई? मुझे बाई शाओलान पसंद है। मैं बाई शाओलान से प्यार करता हूं। वो तुम्हारी तरह नहीं है। वो मुझे चोट नहीं पहुंचाएगी। लिन काई, क्या तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह है? मैंने पूरे यकीन के साथ कहा। मेरी सांसें उखड़ी हुई थीं, जैसे मैं चिल्लाने में अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। मेरी आंखें लाल थीं, पर उस औरत की आंखें मुझसे भी ज्यादा लाल थीं। आंसू बहने लगे। क्या तुम वाकई मुझसे अब बिल्कुल प्यार नहीं करते? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। शायद पहले करता था, पर अब मेरी जिंदगी में कोई नया इंसान है। फिर तुमने उस एवलांच के दौरान मुझे किडनी क्यों डोनेट की? तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? वो सब पास्ट की बात है। लिन काई, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? वो सब गुजरा हुआ वक्त है। मैं बेबसी में चिल्लाया। मैं उसे बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। क्या तुम बस यहां से दफा हो सकती हो? क्या तुम मेरे सामने आना बंद कर सकती हो? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देखना चाहता। लिन काई, मुझे तुमसे नफरत है। मेरी इस पागलपन भरी चीख ने लिन काई की आखिरी मानसिक दीवार भी तोड़ दी। वो बस सुन्न होकर मुझे देखती रही। उसका दिल अंतहीन दर्द से भर गया। तो आखिरकार मैंने उसे खो ही दिया। उसने और कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखती रही। पर सगाई की पार्टी उसकी रुकावट की वजह से रुकने वाली नहीं थी। हालांकि बाई फैमिली सिर्फ एक छोटा ग्रुप कॉन्ग्लोमरेट थी, पर वे भी ऐसी डिस्टर्बेंस पर भड़क ही जाएंगे। सीलिन, आपके लिए भी मेरी सगाई की पार्टी को इस तरह खराब करना अच्छी बात नहीं है। मेरे मंगेतर ने कह दिया है कि वो अब आपसे प्यार नहीं करता। सीलिन को बात को इतना आगे नहीं खींचना चाहिए। शाओलान का चेहरा उतर गया था। उसे वाकई इस सीन की उम्मीद नहीं थी। शुक्र है कि मैंने उसे इतना प्यार दिया और उसे नीचा नहीं बनने दिया। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। लिन काई मुड़ी और उसे घूरा। उसके चेहरे के उस रसूख औरा ने शाओलान को तुरंत चुप करा दिया। लिन काई, क्या तुम्हारा ऐसा करना जरूरी है? क्या हम इसे यहीं खत्म नहीं कर सकते? मैंने निराशा के साथ उसकी तरफ देखा। इसने लिन काई के दिल को गहराई तक छेद दिया, पर उसे मुझे वापस ले जाना ही था। बाई शाओलान बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं थी। वो मुझे आग के गड्ढे में गिरते हुए नहीं देख सकती थी। शायन, पहले मेरे साथ वापस चलो।
मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, बस पहले मेरे साथ चलो। उसने मेरा हाथ खींचने की कोशिश की। उसका लहजा लगभग मिन्नत भरा था। मैं जरा भी नहीं पिघला। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा। लिन काई, अपनी जिद छोड़ दो। क्या आप इस सगाई का अंजाम और लिन काई का अगला कदम जानना चाहेंगे? हमारे बीच बहुत पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर तुम मुझे इसी तरह मजबूर करने की जिद करोगी तो मैं तुम्हारे सामने मरना पसंद करूंगा। मेरी नजरें तुरंत पक्की हो गईं। मैंने अचानक पास की मेज से फ्रूट नाइफ, फल काटने वाला चाकू उठाया और बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने सीने में उतारने ही वाला था। नहीं! लिन काई का दिल जैसे चूर चूर हो गया। वो बेतहाशा आगे बढ़ी और अपनी हथेली से चाकू को पकड़कर रोक लिया। उसकी हथेली से खून बहने लगा, दर्द फैल गया। पर शुक्र है वो वक्त पर पहुंच गई थी। काई ने उस तेज ब्लेड को कसकर पकड़ा और जोर लगाकर मेरे हाथ से छीन लिया। इस चक्कर में उसका जख्म हड्डियों तक पहुंच गया और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। पर अब उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मुझे और उकसाए। एक बेबस मजबूरी के साथ लिन काई एक हारी हुई बाजी की तरह धीरे से स्टेज से नीचे उतर गई। तभी बाई शाओलान को एहसास हुआ कि क्या हुआ है। उसने जल्दी से मुझे गले लगाया और फिक्र से पूछा, फूयू, क्या तुम ठीक हो? तुम इतने इमोशनल क्यों हो गए थे? अगर तुम्हें चोट लग जाती तो? मैं ठीक हूं शाओलान। मैंने अपने आंसू रोकते हुए जबरदस्ती एक मुस्कान दी। लिन काई आज भी वैसी ही थी। जब भी मैं खतरे में होता वो सब कुछ भूलकर दौड़ी चली आती, पर इसी वजह से हमें एक दूसरे से दूर रहना था। मैं उसे इस सब में घसीटना नहीं चाहता था। उस अकेले जाते हुए साये को देखकर मैं अपनी सिसकियां नहीं रोक सका। शाओलान को लगा कि मैं डर गया हूं और उसने मुझे तसल्ली देने के लिए गले लगा लिया। कोई नहीं जानता था कि मेरा दिल भी बेइंतहा दर्द में था। लिन काई के उस हंगामे के बावजूद सगाई की पार्टी खत्म हुई। मैंने भी अपनी भावनाओं को संभाला। चलो आज घर चलते हैं। मैं तुम्हें पुराने विला ओल्ड हाउस ले जाऊंगी ताकि तुम बड़ों से मिल सको, शाओलान ने एक्साइटमेंट के साथ कहा। वो मुझे पहले भी वहां ले जाना चाहती थी, पर तब सही वक्त नहीं था। आखिर मेरी पहचान एक अमीर खानदान के गोद लिए हुए बेटे की थी। अब आखिरकार मुझे मौका मिला था। ठीक है, अब हमारी सगाई हो गई है। हम शादी कब कर सकते हैं? शाओलान, तुम जानती हो फू फैमिली में मेरी कोई पावर नहीं है। मैंने फिक्र जताते हुए शाओलान का हाथ थामा। इतनी जल्दी क्या है? हमारी सगाई तो हो ही गई है। शादी तो बस वक्त की बात है। एक बार दादाजी तुमसे मिलने और वो संतुष्ट हो जाएं तो समझो काम हो गया। फिक्र मत करो फूयू। शाओलान मुस्कुराई। उसने शुरुआत में मुझे इसी वजह से नोटिस किया था। उन माँ न बाप। फू फैमिली ने मुझे सिर्फ गोद लिया था। वे मुझे ज्यादा शेयर्स तो देने वाले थे नहीं। सच तो ये था कि फू फैमिली में मेरे भाई चाहते थे कि मैं मर जाऊं ताकि जायदाद के लिए कोई उनसे न लड़े। मेरी पावर 0 थी। मुझे कंट्रोल करना बहुत आसान था। हम कार में बैठकर बाई फैमिली के पुराने विला पहुंचे। यहां ज्यादा लोग नहीं थे, बस बाई खानदान के कुछ खास मेंबर्स थे। वो बड़ा सा आंगन बड़ा ही उदास ग्लूमी लग रहा था, पर मैंने ऐसे एक्ट किया जैसे मैंने कुछ नोटिस ही नहीं किया और एक उम्मीद भरी मुस्कान चेहरे पर रखी। मैंने अभी तक कोई गिफ्ट तैयार नहीं किया है। दादाजी मुझसे नाराज तो नहीं होंगे ना? भला वो क्यों होंगे? वो तो तुमसे मिलने के लिए बेताब हैं। वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। फिर तो अच्छा है। आखिरकार अब मेरा अपना एक परिवार होगा। शाओलान, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाई शाओलान मन ही मन हंसी। कितना बड़ा बेवकूफ है। सच तो ये था कि फू फैमिली बाई फैमिली के बराबर भी नहीं थी। ऊपर से वो एक गोद लिया हुआ बेटा था। क्या उसे वाकई लगता था कि वो मुझसे शादी करेगी? पर वो सिर्फ इसलिए मुमकिन था क्योंकि मैं काफी बेवकूफ बन रहा था। क्या वो इतनी आसानी से कामयाब हो पाएगी? शाओलान ने बेरुखी से जवाब दिया और मुझे मेन हॉल की तरफ ले गई। बाई फैमिली के बुजुर्ग ओल्ड मास्टर मेन सीट पर बैठे थे। मुझे देखते ही उनकी आंखें चमक उठीं। क्या यही तुम्हारा मंगेतर है? बूढ़े की आवाज में एक संतुष्टि थी। सही कहा, टॉप क्वालिटी का माल, गुड्स है ना? शाओलान ने मुस्कुराते हुए कहा। टॉप क्वालिटी का माल? कैसा माल? सिर्फ मैं ही था जिसे समझ नहीं आ रहा था कि उनका क्या मतलब है। मैंने कंफ्यूजन में अपना सिर झुकाया। हालांकि अब जब बात यहां तक पहुंच गई थी तो बाई शाओलान ने और नाटक करना ठीक नहीं समझा। उसने कुछ नौकरों को बुलाया और सीधे मुझे बंधवा दिया। शाओलान, तुम मुझे बांध क्यों रही हो? क्या हमारी शादी नहीं होने वाली? तुम क्या करना चाह रही हो? मुझे अभी छोड़ो। मैं डर गया था, पागलों की तरह संघर्ष कर रहा था, पर मैं उनका मुकाबला नहीं कर सका और मुझे कसकर बांध दिया गया। यहां तक कि मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया। अगर किसी को दोष देना है तो अपनी फूटी किस्मत को दो। हमें ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए बस एक कंटेनर इंसानी जरिया की कमी थी। शाओलान ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसकी बातों ने मेरी आंखें हैरानी से फाड़ दी। मैं समझ गया था कि उसका क्या मतलब है। उस पल मैं और भी जोर से छटपटाने लगा, मुंह से आवाजें निकालने लगा और सिर हिलाने लगा।
मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सच कहूं तो आज सगाई की पार्टी में तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया। अगर हमारे पास लोगों की कमी न होती तो मैं भी तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। इसलिए फूयू अपनी किस्मत को कोसो, इसे ले जाओ। शाओलान ने मुस्कुराते हुए कहा और मेरी बेबस नजरों के सामने अपना हाथ हिलाया। वे मुझे ड्रग्स के गोदाम वेयरहाउस में ले गए। यहां ड्रग्स की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि मैं भी चौंक गया। अगर ये सब बाहर निकल गया तो अंदाजा लगाना मुश्किल था कि क्या होगा। मैंने अपनी जीप के नीचे छिपे ट्रैकिंग डिवाइस को जोर से दबाया। मिशन से पहले यही सिग्नल तय हुआ था, जिसका मतलब था कि अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। शाओलान मेरा इस्तेमाल कर रही थी, पर क्या मैं भी इस बड़ी मछली को पकड़ने के लिए शाओलान का इस्तेमाल नहीं कर रहा था? इस मिशन के खत्म होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन मेरी मौत का नाटक फिर से करने का प्लान बनाएगी। इस बार फूयू की पहचान मर जाएगी और मैं एक नई पहचान के साथ नए मिशन पर निकल जाऊंगा। तब तक उम्मीद है कि मैं लिन काई से दोबारा नहीं मिलूंगा। कुछ ही देर बाद बाहर पुलिस सायरन गूंजने लगे। गोदाम में तुरंत भगदड़ मच गई। ये तो पुलिस है। पुलिस को इस जगह का पता कैसे चला? साफ बात है कि इस जगह के बारे में किसी को नहीं पता। पुलिस यहां कैसे आई? यहां के गार्ड्स भी बाई फैमिली के ही थे। वे सब घबरा रहे थे, पर वे इस बिजनेस में सालों से थे। उन्हें तुरंत मेरा ख्याल आया, जरूर ये इसी आदमी का काम है। इसे यहां आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ और पुलिस आ गई। सोचो, इसने पुलिस के साथ साठगांठ की है। हम बच तो नहीं सकते, तो हमें जिंदा बाहर निकलने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जब लोग घिर जाते हैं तो वे कुछ भी कर सकते हैं, खासकर वे जो पहले से ही खतरे के इलाके में हों। कुछ आदमी लोहे की रॉड लेकर खतरनाक अंदाज में आगे बढ़े। उनका इरादा पुलिस के आने से पहले मुझे खत्म करने का था। उन लोगों ने मुझे घेर लिया। उनके डंडे मुझ पर बेरहमी से बरसने लगे। वे अपनी हार का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे थे। कमीने, तुझे तो जान से मार देंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई पुलिस बुलाने की? गालियों के साथ साथ वारों की बारिश हो रही थी, जिससे मेरा पूरा शरीर दर्द से फटने लगा। हालांकि मैं मानसिक रूप से इस कुर्बानी के लिए तैयार था। जब वाकई वो पल आया तो मैं फिर भी थोड़ा डर गया था। खैर, इसे लिन काई का कर्ज चुकाना ही समझो। उसे इतने समय तक धोखे में रखने के बाद इस बार मैं सच में मर रहा हूं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरी सांसें धीमी थीं, पर मैंने रहम की भीख मांगने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर यह मेरा आत्मसम्मान है। जब से मैंने इस बड़े ड्रग ट्रैफिकिंग गिरोह की जांच का मिशन हाथ में लिया था, मैंने इस कैंसर जैसी बीमारी को जड़ से उखाड़ने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। पर यह बहुत दर्द दे रहा है। लिन काई, अगर मैंने किसी के साथ गलत किया है तो वो सिर्फ तुम हो। मरते वक्त मुझे पुराना वक्त याद आया, कैसे मैंने ड्रग रेड्स के लिए उसे 2 बार छोड़ दिया था। वो पक्का मुझसे नफरत करती होगी। ये भी अच्छा है। अब बहुत हुआ। दर्द और बेइज्जती सहते हुए मैं कभी नहीं रोया। सिर्फ इस बार अपनी जान से प्यारी औरत के चेहरे पर वो बार बार टूटने वाले भावों के बारे में सोचकर मैं रो पड़ा और मुझे खून की उल्टी हुई। अगर मुमकिन हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि हर साल तुम सही सलामत रहो। मुझे अब याद मत रखना। अलविदा, लिन काई। मैं बेबसी में सिमट गया। शायन। अनगिनत दर्द भरे इमोशन से भरी एक चीख ने मुझे अविश्वास में आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। ये वही है। वो यहां क्यों है? वो फिर से क्यों आ गई? एक पल में मेरे आंसू निकल पड़े। मैं खुद को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। जो जज्बात मैंने इतने समय से दबा रखे थे, वो इस पल फट पड़े। मैंने उसे अपनी तरफ दौड़ते हुए देखा। वो आज भी वैसी ही थी जैसी शुरुआत में थी, कभी नहीं बदली। वो औरत मुझ पर लेट गई। मेरे हिस्से के वो जानलेवा वार खुद पर झेलने लगी और मैं खामोशी से रो रहा था। क्यों? तुम यहां क्यों आई? मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। तुम फिर भी क्यों आई? तुम मर जाओगी लिन काई, तुम मर जाओगी। मैं महसूस कर सकता था कि लिन काई के बीच में आने की वजह से वो आदमी और भी जोर से वार कर रहे थे। उस औरत का चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ गया, पर वो फिर भी मुझे देखकर मुस्कुराई। तुम्हारे पास मर पाना ही मेरे लिए काफी है। शायन, रोना मत। ये सुनकर मेरे आंसू और भी तेजी से बहने लगे। मैंने अपने ऊपर लेटी उस औरत को कसकर गले लगा लिया। मैंने तुम्हें इतनी चोट पहुंचाई, तुम फिर भी क्यों आई? मैं तुम्हें इसमें शामिल नहीं करना चाहता था। मैं ये नहीं चाहता था। काई, क्यों? तुम फिर भी क्यों आई? मैंने इतने बुरे काम किए, तुम फिर भी मुझे बचाने क्यों आई? उस औरत ने धीरे से मुस्कुराहट दी और प्यार से मेरे आंसू पोंछे। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं शायन। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? लिन काई की आवाज बहुत कमजोर थी। उसकी आंखें मुश्किल से खुल पा रही थीं, पर वो फिर भी अपनी जिंदगी के सबसे प्यारे इंसान का चेहरा अपने जहन में उतारने की कोशिश कर रही थी। वो एक सेकंड भी मिस नहीं करना चाहती थी। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। ये बहुत अच्छा है। लिन काई खुशी से मुस्कुराई। उसने बस मुझे इसी तरह ढाल बनकर बचा लिया, सारा नुकसान और दर्द खुद पर झेल लिया।
अपनी जान से प्यारे इंसान की हिफाजत की। हालांकि अब उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और उसकी सांसें रुक चुकी थीं। आखिरकार पुलिस ने गोदाम पर धावा बोल दिया और सभी ड्रग तस्करों को अरेस्ट कर लिया। पर लिन काई मेरे सामने हमेशा के लिए जा चुकी थी। मैं बेतहाशा चिल्लाया, उसे कसकर पकड़े हुए, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। शायन, मेरी संवेदनाएं तुम्हारे साथ हैं, ज्यादा दुखी मत हो। कब्र के सामने मेरी आंखें बेजान थी। मैं बस पत्थर की तरह उस कब्र को देखता रहा। मेरा सहकर्मी मुझे सांत्वना दे रहा था। हम सब जानते हैं कि एंटी ड्रग पुलिस ऑफिसर होने में क्या रिस्क होता है। एक छोटी सी लापरवाही पूरे परिवार के खत्म होने की वजह बन सकती है। पहले मेरा पूरा परिवार ड्रग लॉर्ड के हाथों मारा गया। मैं बहुत लेट हो गया था। मैं उनके आखिरी दीदार तक नहीं कर पाया। अब जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, वो भी मुझे बचाने के लिए ड्रग लॉर्ड के हाथों मेरे सामने मर गई। उन आदमियों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर ने कहा कि लिन काई के शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी थीं और उसकी किडनियां भी डैमेज हो गई थीं। ये कैसा दर्द है। आखिर में, क्योंकि उसने मेरे मुंह से ये सुन लिया था कि मैं उससे प्यार करता हूं, लिन काई मुस्कुराहट के साथ इस दुनिया से चली गई। इस बात ने मुझे खुद से बेइंतहा नफरत करने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार मुझे उस दिल टूटने वाले एहसास का पता चला जो लिन काई को तब हुआ था जब मैंने अपनी मौत का नाटक किया था। मेरा शरीर कांपने लगा, मेरी खाली आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरी सिसकियां अब एक चीख में बदल गई थीं। लिन काई। मैं उसकी कब्र के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। वो गहरा दुख किसी को भी झकझोर देने के लिए काफी था। अब किसी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। वे सब खामोशी से चले गए। मुझे उस ठंडी कब्र को गले लगाकर बेबसी में रोते हुए अकेला छोड़ दिया। अगले दिन जब लिन फैमिली का बटलर कब्र साफ करने आया तो वहां कोई नहीं था। मैंने एक के बाद एक कई मिशन पूरे किए, अनगिनत पहचान बदली और ऐसे कई लोगों से मिला जो मुझमें इंटरेस्टेड थे, पर मैं बस मुस्कुराकर टाल देता था, जब तक कि एक बार मुझे गोली नहीं लग गई और मैं सीरियसली जख्मी हो गया। हर कोई मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था, पर वे मेरी घटती हुई सांसों को नहीं रोक पा रहे थे। आखिरकार मैं मरने वाला था। ये सोचकर मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने अंधेरे का फायदा उठाया। जब नर्सें नहीं देख रही थीं, मैं हॉस्पिटल से भाग निकला और लिन काई की कब्र पर पहुंच गया। एक शांति जो मैंने सालों से महसूस नहीं की थी मुझ पर छा गई। मैं धीरे से उससे सटकर बैठ गया, जैसे मैं अपने प्यार के कंधे पर सिर रख रहा हूं। मैं अब तुम्हारे पास हूं काई। मैं मुस्कुराया और अपनी आंखें बंद कर ली। पूरी रात गिरती उस भारी बर्फ को खुद को ढकने दिया। मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया। बेइंतहा बर्फ ने जमीन और आसमान को एक पाक सफेद रंग में रंग दिया। अगले दिन जब नर्सों को पता चला कि मैं गायब हूं, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। उन्होंने पूरे हॉस्पिटल में तलाशा, पर मेरा कोई सुराग नहीं मिला। जब आखिरकार उन्होंने मुझे लिन काई की कब्र के सामने ढूंढा तो मैं बर्फ की तरह जम चुका था, पर मैं बहुत खुश लग रहा था, बस मुस्कुरा रहा था जैसे गहरी नींद में हूं। ये सीन देखकर हर कोई टूट गया। सब खामोश और बेजुबान थे। वे सब उस साल की कहानी जानते थे। मेरे पिता एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर थे और नतीजे में मेरा पूरा परिवार कुर्बान हो गया, जिससे मैं अकेला रह गया। उस वक्त ड्रग लॉर्ड के चंगुल से बचने के लिए मुझे लिन काई को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। मैं उसे सच नहीं बता पाया। जब हम दोबारा मिले, चाहे वो प्यार हो या नफरत, हमारे दिलों में सब कुछ उलझ चुका था। छोड़े जाने के बाद लिन काई ने मुझे बार बार चोट पहुंचाई, इस उम्मीद में कि वो मेरे चेहरे पर कोई छोटा सा सबूत ढूंढ सके कि मैं कभी उससे प्यार करता था। पर उसे क्या मिला? दोबारा छोड़ा जाना और मेरी मौत की खबर। आखिर तक पहुंचते पहुंचते ही उसने आखिरकार मेरे अपने होठों से असली जवाब सुना। मैंने भी मौत में खुद को पा लिया। क्या वाकई ये सब इसके लायक था? उस मुस्कुराती हुई लाश को देखकर कोई भी यकीन के साथ नहीं कह सकता था, क्योंकि शुरू से ही कोई जवाब मिलना तय नहीं था। उम्मीद है कि उन्हें एक अगला जन्म मिले जो बिना किसी बोझ के हो, बिना किसी खून के बदले के, बिना दर्द भरे झूठ के, बिना किसी पछतावे के और बिना एक दूसरे को अपने सबसे प्यार भरे सालों में छोड़ने की मजबूरी के। हम सभी के लिए अपनी शुभकामनाएं छोड़ते हैं और धीरे से विदा लेते हैं। बर्फ गिरना जारी है, पर अब कोई तड़पता हुआ प्रेमी नहीं बचेगा।